नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभय मूवी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोरियाई ड्रामा के बारे में जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है जो अपनी जान बचाने के लिए छुपकर भाग रही होती है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जिसे वो अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। लेकिन उसके घर में पहले से ही एक राक्षस छुपा होता है और वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का बेटा होता है। ये बेटा अपनी माँ और बच्चे पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम जांग ह्युक होता है, जो एक शक्तिशाली इंसान है। वह महिला अपने बेटे को बचाने के लिए जांग ह्युक से कहती है कि उसके बेटे को छोड़ दे और बताती है कि अगर उसका बेटा किसी और के शरीर में चला जाए तो वह ठीक हो जाएगा। लेकिन जांग ह्युक का कहना होता है कि उसका बेटा अब एक राक्षस बन चुका है और उसे मारना होगा। फिर वह महिला अपने बेटे के पास जाती है और उसका बेटा उसके अंदर की ताकतें लेने लगता है। लेकिन उससे पहले कि वह अपनी मां के शरीर पर कब्जा कर पाए, जांग ह्युक दोनों को मार देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नक्सु होता है। नक्सु एक शक्तिशाली हत्यारी है जो एक खास कौशल का उपयोग करती है, आत्मा स्थानांतरण, जिसमें किसी भी इंसान की आत्मा दूसरे के शरीर में चली जाती है। एक मिशन के दौरान नक्सु घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा एक अंधी लड़की मूडॉग के शरीर में डाल देती है। इस प्रक्रिया में नक्सु का असली शरीर मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा मूडॉग के शरीर में रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी ताकत काफी कम हो जाती है और वह एक आम लड़की की तरह बर्ताव करने लगती है। जांगहुक, जो एक ऐसा लड़का है जिसे कभी भी जादू या मंत्र सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर कुछ खास क्षमता होती है, वह मूडोक के पास आता है। जांगहुक को जब पता चलता है कि मूडोक असल में नक्सु है, तो वह उसे अपना मास्टर बना लेता है और कहता है कि वह उसे ट्रेन करे ताकि वह भी एक शक्तिशाली जादूगर बन सके। दोनों की ट्रेनिंग के दौरान एक इमोशनल और मजबूत संबंध विकसित होता है। जांगहुक की जादुई शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय होती हैं, लेकिन उसका सफर आसान नहीं होता। कई लोग उसके खिलाफ होते हैं और उसकी क्षमताओं पर शक करते हैं। धीरे धीरे मुडोक अपनी असली ताकत वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मिशन अधूरा होता है। उसे अपने परिवार को मारने वालों से बदला लेना होता है। इस दौरान कई नए पात्र सामने आते हैं, कुछ दोस्त जैसे और कुछ जो अपने उद्देश्य छुपाए रखते हैं। कहानी में राजनीतिक तनाव, रहस्य और प्राचीन जादू का भी प्रवेश होता है। मूडोक और जांगहुक का रिश्ता भी भावनाओं और विश्वास के परीक्षण से गुजरता है। जब मूडोक की असली पहचान के राज खुलते हैं, तो दोनों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। मूडोक अपनी असली ताकत दिखाने लगती है और उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है कि वह असल में नक्सु है, वही खतरनाक हथियारी। जांग उक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह एक कुशल जादूगर बन जाता है। कहानी में और भी ट्विस्ट आते हैं जब मुडोक और जांग उक अपनी भावनाओं और रिश्तों को समझने लगते हैं। उनका अतीत और उनके राज्य उनके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। क्या जांग उक अपनी भावनाओं को समझकर नक्सु को अपना पाएगा? क्या मुडोक अपना बदला पूरा कर पाएगी बिना जांग उक को खोए? ड्रामा का आखिरी हिस्सा भावनात्मक, गहरा और सस्पेंस से भरा होता है। जांगुक को आखिरकार सच पता चल जाता है कि मूडोक कोई आम लड़की नहीं बल्कि नक्सु है, वही हत्यारी जिसे सभी ढूंढ रहे थे। यह जानने के बाद भी जांगुक उससे दूर नहीं जाता, बल्कि उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मूडोक के अंदर की ताकत और उसका अतीत इतना खतरनाक होता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मूडोक अपनी और जांगहुक की जान बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी देती है। ड्रामा का अंत चौंकाने वाला होता है और कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। यह अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में प्यार सब कुछ जीत सकता है या कुछ राज हमेशा के लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे भविष्य के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये ड्रामा या कोई और वीडियो का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।
हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे के एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नाक्सु और सियो यूल छोटे थे। जब नाक्सु उससे कहती है कि तुम सियोल फैमिली से हो, अगर आज के बाद यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सियो यूल वहीं पर खड़ा उसे याद कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि काश मैं उस दिन उसे जाने से रोक पाता। तभी यहाँ पर मोद्यूक आ जाती है और वो उसे चिड़िया दिखाती है और कहती है कि मैंने ये चिड़िया पकड़ी है ताकि हम इसे बनाकर खा सके। उसके बाद सियोल और मोद्यूक साथ में खाना बना रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसमें पानी ही नहीं डालता और चावल जल जाते हैं। तभी बाहर पाक टैंग आता है और वो उन दोनों को साथ देखकर अंदर चला जाता है और जैंग्युक से कहता है कि वो दोनों साथ में खाना बना रहे हैं। और पाक टैंग उन दोनों को देखकर कहता है कि ये साथ में कितने अच्छे लगते हैं, दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। और ये सारी बातें सुनकर जैंग्युक को बहुत जलन हो रही होती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं कि ये तो काफी अच्छा बना हुआ है। अगले सीन में मास्टर उस बॉडी को दिखाता है जो पानी में मिली थी। वो कहता है कि देखो ये बॉडी पत्थर बन गई है। तभी पाक जिन कहता है कि कुछ टाइम पहले नाक्सु की बॉडी भी चोरी हो गई थी। तो पाक जिन कहता है कि ये जरूर जिमीन का ही काम होगा। उसके बाद मास्टर पाक जिन से नाक्सु के बारे में पूछते हैं कि वो कौन थी। तो वो उसे उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो मास्टर सोच में पड़ जाते हैं कहीं मोद्यूक ही तो नाक्सु नहीं। उसके बाद मोद्यूक और सोयूल वहाँ पे टहलते हुए बातें कर रहे होते हैं। सोयूल बोलता है कि ये देखो ये जगह कितनी सुंदर है, यहाँ की बर्फ कितनी सुंदर है। तभी वहाँ पे पाक टेन और जैंग्युक आ जाते हैं। पाक टेन कहता है कि देखो दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये बात जैंग्युक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके बाद पाक टैंग और सियोल वापस आ जाते हैं। तो पाक जिन उससे पूछता है कि जैंग्युक कैसा है, तो वो बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मोद्यूक जैंग्युक की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस ब्रेसलेट के बिना ही अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पाना सीखना होगा। उसके बाद पाक जिन और गुरुजी सियोल से पूछते हैं कि हम जानते हैं जब तुम छोटे थे तब तुम नाक्सु को जानते थे, तो क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तो सियोल कहता है कि जब उसे मेरी फैमिली का नाम पता चला था तो उसके बाद से वो मुझसे कभी नहीं मिली। नाक्सु कहा करती थी कि वो मेघस से अपने पिता का बदला लेना चाहती है। तो पाक जिन को याद आता है तो गुरुजी कहते हैं कि हमने सबको मार दिया था, बस उसकी बेटी हमें नहीं मिली थी। तो सियोल कहता है कि कहीं वही तो नाक्सु नहीं थी। उसके बाद मोद्यूक पानी के मटकों को ऊपर लटका देती है जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। वो कहती है कि इन बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही तुम्हें इन्हें काटना होगा। अब इसके बाद जैंग्युक अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और वो दिन में कई बार प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद मोद्यूक वहाँ कपड़े धोती है, तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम जैंग्युक के हाथों से किसी को मरवाना चाहती हो। उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए जैंग्युक का हाथ भी लाल हो जाता है और मास्टर उसे देखने आता है और कहते हैं कि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनकी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अगले सीन में जैंग्युक मोद्यूक से कहता है कि वो सही कह रहा है। तो मोद्यूक बोलती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। फिर जैंग्युक कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत सुंदर दिख रही हो। तो मोद्यूक उसकी नाक पर मुक्का मार देती है। उसके बाद जिन चोई की माँ उसे कहती है कि तुम्हारी बहन जल्दी यहाँ आने वाली है, तुम्हें भी अब अपनी शादी के लिए अंगूठी देख लेनी चाहिए। जिन चोई काफी खुश होती है और वो उसी स्पेशल रूम में जाकर अपने लिए रिंग ले लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी एक गमले से टकराकर गिर जाती है। गमले से आत्मा निकलकर शीशे में चली जाती है। उसके बाद जिन चोई पाक टैंग को एक लेटर देती है जैंग्युक को देने के लिए और पाक टैंग उस लेटर को सूंघता है तो उसमें से उसे कुछ अजीब सी स्मेल आती है और जिन चोई बताती है कि एक परफ्यूम है जो कि लव अट्रैक्शन को बढ़ाता है। और उसे सूंघने के बाद पाक टैंग को भी जिन चोई काफी प्यारी लग रही थी। तो जिन चोई उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, अपनी नाक बंद करो और इसे जाकर जैंग्युक को दे दो। और नेक्स्ट सीन में मोद्यूक और जैंग्युक अपने शहर में वापस आ जाते हैं। अगले सीन में जब जैंग्युक अपने घर पर आता है तो किम दोजो उससे मिलती है और पूछती है कि तुम कैसे हो। और जिनमियो का आदमी मोद्यूक पर नजर रख रहा था, वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, सबकी खबर रख रहा था। उसके बाद जैंग्युक कहता है कि मुझे जिनचोई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो किम दोजो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तो जैंग्युक मना कर देता है कि कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब जिनचोई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने जाती है तो वो देखती है कि उसकी रिंग टूट गई है। उसके बाद वो बाहर मोद्यूक को देख लेती है कि ये तो जैंग्युक की नौकरानी है। तो जिनचोई कहती है कि इस डिब्बे को उठाओ और मेरे साथ चलो, लेकिन वो उस डिब्बे में अपनी शक्तियों से देख लेती है कि इसका मोती पहले से ही टूट गया है और वो समझ जाती है कि जिनचोई उसका इल्जाम उसके ऊपर लगाना चाहती है और वो उस डिब्बे को उठाकर जिनचोई के साथ उसके घर पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किम दोसो जैंग्युक से कह रही थी कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद एक नौकर उनको बुलाता है कि जिन फैमिली ने उन्हें बुलाया है और उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर पाक टैंग, सियोल और क्राउन प्रिंस भी था। अगले सीन में मोद्यूक उसी स्पेशल कमरे में थी। वो शीशे में अपनी परछाई देखती है और जैसे ही शीशे को हाथ लगाती है वो शीशा उसे अंदर खींच लेता है। जिसके बाद जिनचोई की माँ जैंग्युक से कहती है कि तुम्हारी नौकरानी ने एक गलती की है, वो यहाँ से भाग गई है। उसके बाद मास्टर दो बच्चों को एक कहानी सुनाता है कि देहु वंश की जमीन बहुत बंजर थी जहाँ पर बारिश भी नहीं होती थी। तभी एक मेघस ने प्रार्थना की और अपनी शक्तियों से वहाँ पर बारिश करवाई और एक मेघस ने एक पत्थर का निर्माण किया जिसकी वजह से वो अपनी आत्मा को बदल सकते थे और उसे कहते हैं एल्केमी ऑफ सोल्स, जिसकी वजह से उस शहर में बहुत तबाही हुई और वो एक नर्क बन गया। तभी दो मास्टर ने उस शहर का फिर से निर्माण किया। वो
बच्चे ये कहानी सुनकर बहुत खुश होते हैं तो वो मास्टर उनसे एक गुड़िया ले लेता है और उसे तोड़ देता है और कहता है कि ये शक्ति हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद क्राउन प्रिंस शराब पी रहा था और वो मोदुक के बारे में सोच रहा था कि उसने उसकी मेड बनने से मना कर दिया था। क्राउन प्रिंस यहाँ पर शराब पीते हुए मोदुक को ही इमेजिन कर रहा होता है। उसके बाद वो चिंचोई के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। चिंचोई की माँ कहती है कि हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं और वो मोदुक है, वो कब से गायब है। तो चिंचोई क्राउन प्रिंस से कहती है कि उसने मेरी शादी की अंगूठी तोड़ दी, जिसकी वजह से हमने उसे सजा के रूप में कमरे में बंद कर दिया था और अब वो मिल नहीं रही है। और तभी यहाँ पर सियोयुल और पाक डैंग आ जाते हैं। सियोयुल भी यहाँ पे मोदुक को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि उसके सामने भी मोदुक आई थी, बिल्कुल क्राउन प्रिंस की तरह। इन सभी को भ्रम हो रहा था कि मोदुक उनके सामने खड़ी है और इन सबके कमरे का शीशा टूट जाता है। वो सच नहीं था, वो एक धोखा था और क्राउन प्रिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो सियोयुल कहता है कि मुझे लगता है कि वो खतरे में है। नेक्स्ट सीन में मास्टर उस कुत्ते को खाना खिला रहे थे तो पाक चिन उसे देखकर कहता है कि इसे बर्फ के पत्थर से जिंदा किया गया है। रुचि कहते हैं कि वो बर्फ के पत्थर इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी वजह से हम अपनी आत्मा बदल सकते हैं। तो पाक चिन कहता है कि हमें उन पत्थरों को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिमी उनका नौकर उन्हीं बर्फ के पत्थरों को लेकर आ रहा था। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर मोदुक को ढूंढने लगते हैं। वो उस खुफिया कमरे में जाते हैं। चिंचोई की माँ कहती है कि इस दरवाजे को सिर्फ जिन फैमिली के लोग ही खोल सकते हैं, वो यहाँ कैसे जा सकती है। सियोल कहता है कि हमें यहाँ भी देख लेना चाहिए, वो मेरे सपने में आई थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद चिंचोई की माँ दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद सभी अंदर जाते हैं। अंदर इतने सारा खजाने को देखकर क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम तो बहुत लकी हो, चिंचोई की शादी के बाद ये सब तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस यहाँ पर एक मूर्ति को हाथ लगाता है और वो उसको काटने को आती है। क्राउन प्रिंस डर जाता है। मोदुक उस शीशे के अंदर थी। यहाँ पर और भी कई सारे शीशे थे जो उस पर हंस रहे थे। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। इस दरवाजे के अंदर मोदुक को चिंचोई ने ही बंद किया था। वो रिंग चिंचोई के पास ही थी। उसने उसको चुराने का इल्जाम उस पर लगाया था। उसके बाद ज़ैंगिक जाकर उस शीशे के सामने खड़ा होता है। वो उसमें देखता है तो उसे उसकी परछाई दिखाई देती है जो उससे बात कर रही थी। सियोल कहता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये बस आंखों का धोखा है। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं तो चिंचोई डर के मारे बता देती है कि वो रिंग मेरे पास ही है, मोदुक ने उसे नहीं चुराया। उसके बाद अंदर की परछाई ज़ैंगिक से कहती है कि ये आंखों का धोखा नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, मेरा यकीन करो। इसके बाद ज़ैंगिक शीशे को काले कपड़े से ढक देता है, जिसके बाद मोदुक के आसपास के सारे शीशे गायब हो जाते हैं और उसे ज़ैंगिक की आवाज भी सुनाई देने लगती है। मोदुक और ज़ैंगिक ने दोनों तरफ से शीशे को पकड़ रखा था, जिससे वो शीशा टूट जाता है और मोदुक बाहर आ जाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है जहाँ पर ज़ैंगिक मोदुक को अपने कंधे पर उठा के लेके आ रहा था। जिसके बाद चिंचोई सभी से माफी मांगती है कि मुझे माफ कीजिए, मैंने इसे तोड़ दिया था और इसका इल्जाम मोदुक पे लगा दिया। तो पाक चिन कहता है कि इसीलिए तुमने उसे उस कमरे में बंद कर दिया। तो चिंचोई कहती है कि नहीं, वो खुद उस गेट को खोल कर गई थी। उसकी माँ कहती है कि झूठ मत बोलो, जिन परिवार के सिवा कोई उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। फिर चिंचोई की माँ सबसे माफी मांगती है अपनी बेटी की गलती के लिए। उसके बाद मोदुक की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो किम दोजू उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि कुछ समय ऐसे ही रहना। उसके बाद ज़ैंगिक चिंचोई की माँ से मिलने जाता है। चिंचोई की माँ कहती है कि इस शादी के बाद हम दोनों परिवारों की शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज़ैंगिक कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी सैंग शैंग के बेटे से करवाना चाहती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं उनका बेटा ही नहीं तो उसकी माँ कहती है कि इन अफवाहों पर यकीन मत किया करो। तो ज़ैंगिक कहता है कि अगर ये अफवाह सच हुई तो इससे आपकी बेटी और उसके बच्चे को ही दुख होगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जिनमियो आ जाता है जो कि चिंचोई की माँ का भाई था। जिनमियो कहता है कि मैं भी जिन फैमिली का हिस्सा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ज़ैंगिक सही नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी उससे कैंसिल कर देनी चाहिए। जिनमियो कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें राज परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चिंचोई की माँ मना कर देती है। उसके बाद पाक डैंग और सियोयुल बातें करते हुए बाहर से निकल रहे थे। तभी उसे सामान में जाता हुआ एक पिंजरा दिखता है जिसमें से तोता निकल के उड़ जाता है और फिर सियोयुल को उस बांसुरी की आवाज सुनाई देती है जो कि नाक्सु बजाया करती थी। जिसके बाद वो उस तोते का पीछा करता है और वो तोता जाकर मोदुक के कंधे पर बैठ जाता है और उसे बांसुरी बजाते देखकर सियोयुल को नाक्सु की याद आ जाती है। तभी वहाँ से वो चली जाती है और उसे जिनमियो का आदमी देख लेता है और कहता है कि तुम जिंदा हो नाक्सु, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जिनमियो के पास पाक चिन जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि 20 साल पहले हमने किसी चैंग नाम के आदमी को मारा था। वो नाक्सु का पिता था। उसका शरीर पत्थर में बदल रहा था जिसके कारण ही पाक चिन ने उसे मारा था। नेक्स्ट सीन में मोदुक मंदिर में जाती है जहाँ पर जिनमियो का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि तुम अकेली आई हो, ज़ैंगिक को अपने साथ नहीं लाई, और वो मोदुक को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर ज़ैंगिक आ जाता है। उनमें बहुत फाइटिंग होती है और जिनमियो का आदमी उसी पत्थर को निकालता है। वो ज़ैंगिक की बॉडी में अपनी आत्मा भेजना चाहता था और मोदुक की देखकर डर जाती है। वो ज़ैंगिक के सामने खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी शक्तियों से ज़ैंगिक पर हमला करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डॉग बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। तभी गुरुजी और सियोयुल वहाँ पर उसे देखने आते हैं और वो देखते हैं कि आसमान बहुत ज्यादा लाल होता जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम ज़ैंगिक को देखते हैं जहाँ पर दोनों की आत्मा फंस जाती है और तभी ज़ैंगिक की आत्मा को ऊपर जाने से पहले वो अंधी लड़की रोक लेती है जिसके शरीर में नाक्सु की आत्मा है। और उसके बाद ज़ैंगिक को होश आ जाता है। वो अपने कंधे पर चेक करता है कि कहीं नीला निशान तो नहीं पड़ा है, कहीं उसकी आत्मा चेंज तो नहीं हो गई, लेकिन उसका कंधा
बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मोदिक उस आदमी के कंधे पर देखती है जिस पर नीला निशान पड़ गया था। मोदी को लगता है कि जैन्युक की आत्मा बदल गई है, तो वो जैन्युक पे तलवार उठा लेती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद वो अपनी बातों से उसे यकीन दिलाता है कि उसकी आत्मा चेंज नहीं हुई है, तो मोदी को भी यकीन हो जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। तभी जिन्मियो का आदमी उठ जाता है और जैन्युक के साथ लड़ने लगता है। उसके बाद जैन्युक कहता है कि जब मेरी आत्मा निकल रही थी तो मैंने तुम्हें देखा था। तो मोदी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जिन्मियो का आदमी फिर से उठ जाता है, जिसकी बॉडी अब पत्थर में बदलने लगी थी। तभी यहाँ पर वो आदमी मोदी को बताता है कि जिन्मियो दांजू नहीं है। तो यहाँ पर मोदी उससे पूछती है कि अगर वो दांजू नहीं है तो फिर दांजू कौन था, और तभी वो उस पर हमला कर देता है। तो जैन्युक उससे बचा लेता है। वो आदमी भाग जाता है। जैन्युक देखता है कि उसके पैरों के निशान गीले हैं। वो उनका पीछा करता है। उसके बाद मोदिक मंदिर में बैठ जाती है और वो अपने कंधे पर देखती है तो उस पे काले रंग का निशान पड़ गया था। तभी वहाँ पे सियोयुल और पाक डेंग अपने आदमियों को लेकर आते हैं। वो लोग वहाँ की तलाश लेने लगते हैं और मोदिक वहाँ से भाग जाती है। और तभी सियोयुल को जमीन पर पानी के पत्थर के टुकड़े पड़े दिखते हैं। मोदिक भागकर जंगल में चली गई थी। तभी वो कुत्ते की आवाज को सुनती है जिसके साथ सभी लोग आ रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपने पिता को याद करती है। सियोयुल वहाँ पे अपनी तलवार से वार करता है और उसका वार जाकर मोदिक को लग जाता है। वो आकर देखता है कि मोदिक बेहोश हो जाती है। जिन्मियो का आदमी दूसरी तरफ शहर में पहुँच गया था। वो अपने लिए एक इंसान ढूंढ रहा था। सैनिक उसके पीछे ही जा रहा था। सैनिक अंदर जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उसकी नौकरानी कहती है कि हम कब से देख रहे हैं, तुम हमारा पीछा कर रहे हो। सैनिक कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी और के पीछे आया हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लड़की कपड़े बदल रही थी। तभी वहाँ पे जिन्मियो का आदमी आ जाता है और तभी उसे बचाने वहाँ पर जैंग्युक आ जाता है। जिसके बाद वो आदमी खिड़की से छलांग लगा देता है। वो उससे अपना नाम बताती है, इससे पहले ही जैंग्युक खिड़की से छलांग लगा देता है उसके पीछे जाने के लिए। उसके बाद सियोयुल के पास मोदिक बेहोश पड़ी थी, जिससे वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद में कितना अकेला हो गया था नाक्सु। उसे पता चल चुका था कि मोदिक ही नाक्सु है। वो उसके कंधे पर वो निशान देखता है और उस चोट को वो अपने हाथ पर ले लेता है। उसके बाद जिन्मियो का आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, जो कि पत्थर में बदल गया था। वहाँ के लोग उसे देखने आते हैं और डर जाते हैं। उसके बाद पाक चिन पूछता है किम दोजू से कि जैंग्युक के पैदा होने से पहले क्या जैंग यांग ने अपनी आत्मा को किसी के साथ बदला था। तब वो उसे बताती है कि जब दोहा प्रेग्नेंट हुई थी तो वो उससे मिलने नहीं आता था। वो जिन्मियो के साथ ही एक सीक्रेट कमरे में प्रैक्टिस किया करता था। तो पाक चिन समझता है कि इसका मतलब वो महाराज का बेटा है, तो शायद महाराज और जैंग यांग ने अपना शरीर बदला था। उसके बाद सभी जिन्मियो के आदमी की बॉडी को देखते हैं, जो कि मर चुका था और पत्थर में बदल चुका था। पाक चिन कहता है कि ये तो तुम्हारा ही आदमी है। जिन्मियो कहता है कि मैं नहीं जानता कि कल रात इसके साथ क्या हुआ। उसके बाद क्राउन प्रिंस अपने माता पिता से बातें कर रहा होता है कि आखिर ये आत्मा बदलने वाला है कौन। तभी उसका सेवक कहता है कि जिन्मियो के आदमी को ऐसा करते हुए देखा गया था। तो वो सेवक बताता है कि ऐसा सिर्फ तानसु कर सकता है। तभी सब जगह ये अफवाह फैल जाती है कि आत्मा बदलने वाले को नाक्सु ने मारा है। उसने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और यही बात पाक टैंग, पाक चिन और किम डोजू को बताता है। किम डोजू कहती है कि अफवाहों पर यकीन करना सही नहीं है। तो वो कहता है कि इसका मतलब नाक्सु जिंदा है। नेक्स्ट सीन में सियोयुल जैंग्युक से मिलता है और कहता है कि मुझे इस जंगल में तुम्हारा ब्रेसलेट मिला, क्या अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो जैंग्युक कहता है कि नहीं, मैं इसके बिना ही अब ठीक हूँ। उसके बाद वो जैंग्युक को मोदिक के बारे में बताता है और जैंग्युक उसे देखने जाता है। दूसरी तरफ जिंगसोई और पाक टेंग बातें करते हैं, जहाँ पर पाक टेंग की बातों से हमें और जिंगचोई को भी पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करता है। उसके बाद क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि नाक्सु ने नीले कपड़े पहनकर उस आत्मा बदलने वाले को मार दिया है, तो वो नीले स्कार्फ सब में बंटवाने लगता है। उसके बाद हमें जिन्मियो को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि कैसी हो तानसु। तो हमें अब असली तानसु को दिखाया जाता है, जो कि एक लेडी थी। वो कह रही थी कि जल्दी सोनकिन पैलेस पर हमारा कब्जा होगा। उसके बाद वो दिन आ जाता है जब जैंग्युक और क्राउन प्रिंस का मुकाबला होने वाला था। क्राउन प्रिंस जैंग्युक से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वहाँ वो लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। तभी मोदिक अपने हाथ को काट लेती है, उससे खून निकलने लगता है। वो जैंग्युक को आवाज लगाती है और अपनी खून की बूंद नीचे फेंक देती है और वो अपनी तलवार पर उस खून को लगाकर क्राउन प्रिंस पर वार करता है और क्राउन प्रिंस एक ही वार में गिर जाता है और वो इस लड़ाई को हार जाता है। और इस बात पर जिन्मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये जरूर तानसु से शिक्षा ले रहा है। जैंग्युक कहता है कि ये सच नहीं है, मैंने इसे अपने आप सीखा है। जिन्मियो कहता है कि झूठ मत बोलो, सजा के तौर पर तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाएगा। तभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और बताते हैं कि वो सच बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है दांग्युक शहर में उसे प्रैक्टिस करते हुए। और ये जानने के बाद सभी लोग उसको बधाई देने लगते हैं। उसके बाद जैंग्युक मोदिक से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो बताती है कि उसे शहर में वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद वो पाक चिन से कहता है कि वो इस जगह को दोबारा से ज्वाइन करना चाहता है और अब उसके इस फैसले से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद अब जैंग्युक को मेगस की ड्रेस दी जाती है और वो उसी जगह का हिस्सा बन गया था। खाना आने के बाद जैंग्युक और किम डोजू दोहा की तस्वीर के सामने खड़े थे और ये सारी बातें जैंग्युक अपनी माँ दोहा को बताता है और मोदिक देख रही थी कि जैंग्युक अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अगले दिन मोदिक जैंग्युक को तैयार करती है और कहती है कि आज तुम बिल्कुल सियोयुल और पाक टैंग जैसे दिख रहे हो और जैंग्युक उसे गले लगाकर थैंक यू करता है। नेक्स्ट सीन में सिमियू तांजू से मिलता है। वो कहता है कि राजा का बेटा ही सोनग्रिम पर राज कर सकता है। तो तांजू उससे कहती है कि अगर वो राजा का बेटा है तो उसने उसे राजा क्यों नहीं बनाया, उसने उससे अपनी शक्तियाँ वापस क्यों ले ली। तो जिन्मियो बताता है कि उस वक्त जैंग यांग बहुत ही ज्यादा कमजोर था।
चांसू कहती है कि उसका बेटा पूरे सोंगरिम शहर के लिए मुसीबत बन सकता है। सिनमी बताता है कि 10 साल पहले वो बर्फीले पत्थर मेरे पास थे जो कि जैंग गैंग ने मुझे दिए थे और उससे मैंने एक अंधी लड़की को जादू करना भी सिखाया था और वो इतनी छोटी उम्र में उसे करना सीख गई थी और ये अंधी लड़की थी सिंचोई की बड़ी बहन। सिनमी कहता है कि वो देख नहीं सकती थी, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग जहाज में जा रहे थे, उनके बीच एक अंधी लड़की बैठी हुई थी। उसके बाद वहाँ बैठे लोग उसे खाने को फ्रूट देते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो कहती है कि मेरा नाम मोदीक है। वैसे तो ये मेरी फ्रेंड का नाम है, लेकिन मैं उसके जैसी दिखती हूँ तो सभी लोग मुझे मोदीक बुलाते हैं। जब सब जहाज से उतरते हैं तो एक औरत देखती है कि उसके हाथ में उसकी अंगूठी नहीं है और उन सभी के पास पैसे भी नहीं थे और वो अंधी लड़की अंधी नहीं थी बल्कि वो चोर थी। वो अपनी पट्टी उतार कर पैसों को देखती है और उसने आग पर जो पट्टी बांध रखी थी उसमें जिन फैमिली का सिंबल बना हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में सभी मेगस पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में किम दोजू ने बहुत शराब पी ली थी। उसका जूता पानी में गिर गया था जिसे वो एक छड़ी लेकर निकाल रही थी। वो फिसल कर पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी मास्टर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो अपना जूता पहनती है और मास्टर पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखता है। वो कहता है कि इतने दिनों से मैंने चाय नहीं पी है तो पता नहीं मुझे क्या क्या होता जा रहा है। फिर पार्टी में क्राउन प्रिंस भी आता है और जैंगिक उसका स्वागत करता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे शराब पीते हैं और माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। तभी मोदी ताली बजाने लगती है और सभी लोग वहाँ पे खुश होते हैं। उसके बाद जिनचोई और उसकी माँ को दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता वापस आते हैं और वो अपने साथ एक अंधी लड़की को लाए थे। वो बताते हैं कि इस लड़की की याददाश्त चली गई है और इसके बाद वो उसे अपने स्पेशल दरवाजे पर लाती है। इसके बाद वो लड़की उस दरवाजे को नहीं खोल पाती और सब समझ जाते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी मेगस वापस जा रहे थे और जैंगिक को तो उन्होंने कुर्सी पर चढ़ा रखा था। जैंगिक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मोदी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद वही लड़की जो जैंगिक से मिली थी वो अपने घर आती है। उसका नाम योयोक है और वो गुरुजी की बेटी है। उसके बाद जैंगिक के रूम में किम दोजू आ जाती है और वो उससे उसके और योयोक के रिलेशन के बारे में पूछने लगती है, बट जैंगिक मना करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उससे छोटा सा काम था। उसके बाद मोदिक वहाँ से जाने लगती है कि अब तो जैंगिक का सपना पूरा हो गया है तो अब उसकी क्या जरूरत। तभी चोगल उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये टेस्ट देकर वहाँ पे जा सकती हो जो कि सिपाही देते हैं। तो मोदिक कहती है कि अब इसके लिए मुझे वहाँ भी नौकर बनना पड़ेगा, मैं वहाँ नौकर नहीं बनूंगी। तो सोयल कहती है कि तुम पहले से ही नौकरानी हो और मोदिक कहती है कि ठीक है। वो ये टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंगिक एक बहुत बड़ी समरी लेकर पाक चिन के आदमी को देता है और कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और पाक चिन का आदमी उससे जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सब कुछ ठीक ठीक बताने लग जाता है और जैंगिक जल्दी जल्दी से उन सभी क्वेश्चन के आंसर दे देता है। तभी पाक चिन वहाँ पर आके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया टास्क लाया हूँ और अगर तुमने इस बुक को पढ़ लिया तो तुम जब चाहे सोंगरिन शहर से बाहर जा सकते हो। तभी वहाँ पे सोयल और पाक जैंग इशारा करते हैं कि इस किताब को मत लो, लेकिन जैंगिक उस बुक को ले लेता है। जैंगिक उस बुक को अपने रूम में जाकर पढ़ने लगता है। फिर वो देखता है कि इस पन्नों पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। पाक चिन के आदमी से वो पूछता है। वो बताता है कि ये मास्टर सियो की किताब है जिसका नाम है द वर्ड ऑफ हार्ट। इस पर क्या लिखा है उसे तुम सिर्फ अपनी एनर्जी से ही देख सकते हो। अगले सीन में पाक चिन गुरुजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जैंगिक को और ज्यादा शक्तियाँ सीखे। गुरुजी कहते हैं मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, तुम उसे बंद करके यहीं रखना चाहते हो। पाक चिन कहता है कि उसके पिता यही चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जैंगिक कभी भी उन शक्तियों के दरवाजों को खोल सके, इसलिए मैंने उसे वो मुश्किल किताब दी। उसके बाद जैंगिक उन पन्नों को आग लगा रहा था लेकिन वो जलते ही नहीं। वो इंक से उस पर कुछ लिखता है लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर जैंगिक भी बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इस किताब को करूँ तो करूँ क्या। तो वो सोचता है कि मैं खिड़की से बाहर कूद कर मोदिक से मिलने चला जाऊँ और जैसे ही वो खिड़की से बाहर छलांग लगाने वाला था वहाँ पर हियोल आ जाती है। तो जैंगिक कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं भाग कर जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। तो वो कहती है ठीक है। पाक चिन का आदमी वहाँ आता है। वो उससे पूछता है कि जैंगिक अंदर है तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो अंदर है, आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये खाना उसे मैं दे आऊंगी। उसके बाद मोदिक को एक नौकर बताता है कि सोंगरिम शहर से आपसे कोई मिलने आया है। मोदिक समझती है कि वो जैंगिक होगा। वो भागकर उससे मिलने जाती है तो वो सियोल होता है। वो उसे बताता है कि जैंगिक को बहुत मुश्किल टास्क मिला है, शायद वो तुमसे मिलने ना आ पाए। उसके बाद सियोल मोदिक को बाजार में ले जाता है। वहाँ पे वो छाता खरीदने लगता है। मोदिक को कोई छाता पसंद ही नहीं आता। फिर वो दूसरी दुकान पर जाते हैं। उसके बाद जैंगिक वहाँ पहुँचता है। उसके बाद मोदिक बाजार से सामान लेकर घर जा रही थी। तभी वहाँ पर वो नोटिस बोर्ड को देखती है जहाँ पर वही टेस्ट के बारे में लगा हुआ था और सोयल को भी समझ में आ जाता है कि मोदिक क्या करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में उसी अंधी लड़की को दिखाया जाता है। वो एक दुकान पर सामान खरीद रही थी। तभी वहाँ पर वही लेडीज आ जाती हैं। वो कहती है कि तुम अंधी नहीं हो, तुम चोर हो। वो लड़की भाग जाती है। वो भागते भागते उस लड़की को मोदिक दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगाती है। मोदिक पीछे मुड़कर देखती है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। फिर वो लड़की छुपकर याद करती है कि मोदिक तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी। उसके बाद वहाँ पे 3 आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और तभी उस लड़की को बचाने वहाँ पर सियोल आता है और उनकी पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मोदिक को सेवक बताता है कि जैंगिक घर पर आया हुआ है और ये सुनकर वो भागी भागी घर की तरफ जाती है। अब जैंगिक को इंतजार करते हुए बहुत समय हो गया था तो वो वापस जाने लगता है और वो घर आकर देखती है तो किम दोजू से बताती है कि जैंगिक तो यहाँ से जा चुका है और उसके बाद वो भागकर शहर की तरफ जाती है। मोदिक ब्रिज पर खड़ी होती है और जैंगिक नाव में जा रहा था। जैंगिक कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा। मोदिक बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ जल्दी ही आ जाऊंगी। उसके बाद खिड़की से जैंगिक अंदर आ जाता है और योल कहती है कि शुक्र है तुम आ गए। तभी वहाँ पे पाक चिन का सैनिक आ जाता है। उसके
बाद मास्टर ज़ैंग्युक के पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम इस किताब को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें उस लड़की को सोचना होगा जो तुमने कभी देखी ही नहीं है। इसके बाद अगर तुम्हारी फीलिंग अटैच हुई तो तुम इस किताब को पढ़ पाओगे। नेक्स्ट सीन में वो लेडी सभी का टेस्ट ले रही थी और मोदी भी वहाँ गई हुई थी। फिर क्राउन प्रिंस को भी पता चलता है कि टेस्ट होने वाला है और मोदी भी इसमें शामिल है। सभी को क्वेश्चन पेपर बांट दिए जाते हैं। उसके बाद पार्क टैंग भी सोयल के पास एक क्वेश्चन पेपर लेकर आता है। वो कहता है कि हम मोदी की मदद करेंगे और एक पेपर क्राउन प्रिंस भी पढ़ रहा था। सोयल और पार्क टैंग भी उसको देख लेते हैं। फिर वो तीनों मिलकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। उसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि मैं देखूं तो जरा परीक्षा कैसी चल रही है, और वहाँ पर घूमने लगते हैं और बड़ी चालाकी से मोदी के पास जाकर वही सॉल्व किया हुआ पेपर फेंक देते हैं और वो भी उठाकर बहुत ही चालाकी से उसे छुपा लेती है। और उसके बाद क्राउन प्रिंस का सेवक उसे बताने आता है कि मोदी किस टेस्ट में पास हो गई है, जिसे जानकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अगला टेस्ट था सब्जियों की कटिंग का। उसके बाद मोदी की कटिंग को वो देखकर उसको पास कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में बर्तन साफ करने थे। वो इतने अच्छे से बर्तन साफ करती है, वो लेडी खुश हो जाती है। आखिरी टेस्ट था जिसमें सबको मटके उठाकर भागना था और कुएं से जाकर पानी भरना था। उसके बाद ज़ैंग्युक पार्क जिन को रोककर पूछता है कि जिन फैमिली के लीडर का नाम क्या था। उसके बाद वो बताता है कि जिन उसका लास्ट नाम था, उसका पूरा नाम सियोरेन था। तो ज़ैंग्युक उस लेडी के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि सियोरेन यानी कि जो बर्फ को कंट्रोल कर सकती है। और फिर उस किताब में उसे अक्षर दिखाई देने लगते हैं। वो उस किताब को पढ़ सकता था और थोड़ी देर बाद वो एक लव लेटर लिखता है। उसके बाद मोदी को दिखाया जाता है जो कि रेस में भाग रही थी और वो भागते भागते बहुत थक जाती है और बहुत मुश्किल से फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है और सिलेक्ट हो जाती है। और फिर पार्क जिन का आदमी ज़ैंग्युक का लिखा हुआ लेटर उसे लाकर दे देता है और पार्क जिन कहता है कि उसने इतनी जल्दी इसे सॉल्व भी कर लिया। उसका सेवक बताता है कि मैंने सुना है कि उसकी नौकरानी भी यहाँ आने वाली है, उसने टेस्ट पास कर लिया है। तो पार्क जिन सोचता है कि हाँ, वो तो हमेशा ही उसकी साइड रहती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब पार्क टैन उन सभी लोगों से मिलता है जो सिलेक्ट हो गए थे। वो उन्हें कांग्रेचुलेशंस बोलता है और वहाँ पर वो लेडी आकर उसे मोद्यूक का बैग देती है कि आप मोद्यूक को जानते हैं तो आप ये उसे दे दीजिएगा। पार्क टैन सोयुल के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे मोद्यूक के बैग में ये बांसुरी मिली है जो कि तुम्हारी है ना। उसके बाद सोयुल मोद्यूक से मिलता है जो उससे अपना बैग मांगती है। वो उसे बांसुरी दिखाकर कहता है कि ये बांसुरी तुम्हारे पास कहाँ से आई, मैं उसे वहाँ पर जानबूझकर छोड़ के गया था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सोयुल मोदी को ही वो बांसुरी दे देता है। अगले दिन मोदी सफाई कर रही थी तो वो पार्क टैंग को देखती है। वो उससे पूछती है कि ज़ैंग्युक कहाँ है। वो बताता है कि ज़ैंग्युक अभी सो रहा है। तो मोदी को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ैंग्युक को उठाने जाती है। उसके बाद वो उठकर बाहर कुर्सी ऊपर जाके सोने लगता है। मोदी वहाँ पर बैठ जाती है और वो उठती नहीं है और जब वो नहीं उठती तो ज़ैंग्युक उसे कुर्सियों से गिरा देता है। उसके बाद पार्क जोई को जिन जोई की माँ ने बुलाया होता है। वो उसी बुक को देखती है जिसको ज़ैंग्युक ने सॉल्व किया था। उसके बाद जिन जोई की माँ पार्क जिन से अपनी बड़ी बेटी के बारे में बात करने लगती है। तो पार्क जिन कहता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, वो तो मर चुकी होगी। तो जिन जोई की माँ उसका पता लगाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो मास्टर से बात करे। तो पार्क जिन कहता है कि ठीक है। तब फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी बड़ी बेटी पैदा होने वाली थी तो उसको 13 महीने हो गए थे और उसने जन्म नहीं लिया था। तो वो जाके ज़ैंग यांग से मदद मांगती है और कहती है कि सब कह रहे हैं कि वो बर्फीला पत्थर इसकी आत्मा को खत्म कर रहा है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। और उसके बाद वो अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ढूंढ लूंगी। उसके बाद पार्क जिन का आदमी उसको बताता है कि जिन चोई की माँ से जो मिलने आया था वो जिनमियो था। उसके बाद जिनमियो उन सभी लड़कियों को मटकों में भरकर लेकर आता है जो कि अंधी थी और उसमें वो लड़की भी शामिल थी जो खुद को मोदिक बताती है। जिनमियो जिन चोई की बड़ी बहन को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो उसकी फोटो लेकर सभी से मिलाता है और उसे उसकी शक्ल बिल्कुल उसी अंधी लड़की जैसी दिखाई दे रही थी। अब बाकी सारी लड़कियों को भेज दिया जाता है। जिनमियो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अंधी नहीं हो, तुम दिखावा कर रही हो अंधी होने का। उसके बाद वो उस लड़की के बाल काट देता है और कहता है कि सच बताओ तुम जिन फैमिली की बड़ी बेटी हो ना। तो वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट दिन में मोदिक झाड़ू लगा रही थी जहाँ पर पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिर रहे थे। वो ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस बैठा था। वो क्राउन प्रिंस से पूछती है कि वो पेपर तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, आपने उसे कैसे सॉल्व कर लिया। तो क्राउन प्रिंस उससे ज़ैंग्युक के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो तो आजकल बहुत आलसी होता जा रहा है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि उसे बड़ा ताकतवर बनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि क्या आप मेरी छोटी सी मदद करेंगे। उसके बाद ज़ैंग्युक सोंगरिंग पैलेस में जाता है और वहाँ पर कुछ लड़के उससे शर्त लगाते हैं और फाइट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद ज़ैंग्युक भी हाँ बोल देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है और उसके बाद ज़ैंग्युक उस लड़के से हार जाता है। क्राउन प्रिंस वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये सब मेरा आइडिया था, तुम्हारे साथ जो भी लड़ाई जीतेगा उसे एक मूर्ति मिलेगी। तो ज़ैंग्युक कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं लगाई थी। तो वो बताता है कि मोदिक ने लगाई थी, वो तो तुम्हारी नौकरानी है ना। वो कहता है कि मैंने मोदिक के साथ शर्त लगाई है इस लॉकेट के बदले में और तुम्हारे साथ 10 लड़के लड़ने आएंगे और जो जीतेगा उसे ये सोने के मेंढक की मूर्ति मिलेगी। उसके बाद वो लड़के उस मेंढक की मूर्ति को देख
देख रहे थे जिसे एक लड़की ने जीत लिया था। तो वो कहते हैं कि वाह ये तो बहुत सुंदर और महंगी है। उसके बाद पाक टैंग सियोयुल को क्राउन प्रिंस और मोद्यूक के बीच लगी शर्त के बारे में बताता है। फिर जैंग्यूक मोद्यूक से बात करने आता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि तुम भी दिन पे दिन आलसी होते जा रहे हो, इसलिए मैंने ये शर्त लगाई। तो जैंग्यूक कहता है कि जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताया तो तुमने मना कर दिया, तुमने कहा इससे मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो अब ये सब क्या है? तो मोद्यूक कहती है कि हाँ वो फीलिंग्स तुम्हें कमजोर बना सकती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती। उसके बाद क्राउन प्रिंस और जिनमियो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तो क्राउन प्रिंस उस लॉकेट को देखने लगता है जो कि मोद्यूक ने उसे दिया था। तो जिनमियो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो क्राउन प्रिंस कहता है कि इसे मैंने 10 सोने की मूर्तियों के बदले खरीदा है। तो जिनमियो पूछता है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? उसके बाद क्राउन प्रिंस अपने नौकर से पूछता है क्या कोई इसका दूसरा हिस्सा भी होता है? तो वो बताता है कि ये लॉकेट कपल खरीदते हैं, एक अपने पास रखता है और दूसरा दूसरे को दे देता है। फिर अगले सीन में पार्क जिन मास्टर से बताता है कि जिनमियो जिन फैमिली की बड़ी बेटी को ढूंढ रहा है। तो मास्टर बताते हैं कि अगर जिनमियो को बर्फ के पत्थर का इस्तेमाल करना आता है तो वो सोंगरम शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर जिनमियो को दिखाया जाता है जो कि अपने एक सीक्रेट कमरे में एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को बुलाता है और उस बूढ़े आदमी के पोते में अपने उसी आदमी जिसकी जैंग्यूक ने थोड़े दिनों पहले ही हत्या कर दी थी उसकी आत्मा डाल देता है और उसका वो आदमी जिंदा हो जाता है। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए काम करोगी? तो वो डर के मारे हाँ कर देती है। और तभी जिनमियो के सीक्रेट कमरे से जिनचोई के पिता बाहर आते हैं जो कि मास्क पहनकर अंदर गए हुए थे। और दूसरी तरफ जैंग्यूक जिस भी लड़के से लड़ता था वो जीत जाता था और जैंग्यूक हार जाता था और वो मूर्ति जीत कर ले जाती थी। और ऐसा करते करते जैंग्यूक 7 लड़कों से हार जाता है और अब सिर्फ 3 मूर्तियां बची हुई थी। और लड़ाई करते करते जैंग्यूक को एक लड़का गंदे पानी में फेंक देता है। उसके बाद वही बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग रहा था और वो उसका पोता जिसके अंदर जिनमियो के आदमी की आत्मा है वो उसे मार देता है। और जैंग्यूक को मोद्यूक पानी से बाहर निकालने जाती है। तो जैंग्यूक उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। सोयुल कहता है कि उसके पास आखिरी 3 मौके बचे थे। फिर पाक टैंग भी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। और फिर जैंग्यूक वहाँ से चला जाता है। मोद्यूक टॉवल लेकर जैंग्यूक के कमरे में जाती है और वो देखती है कि हियोयुन वहाँ पर बैठी हुई थी। उसके बाद वो जैंग्यूक को ढूंढती है जो कि हॉल में खड़ा होता है। वो कहता है कि मोद्यूक देखो मेरे अंदर और शक्ति आ गई। तो मोद्यूक कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये तालाब के अंदर गिरने की वजह से हुआ है? जैंग्यूक कहता है कि हाँ। तभी कपड़े बदलने जैंग्यूक अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो मोद्यूक को याद आता है कि वो लड़की भी वहीं बैठी हुई है। तो मोद्यूक कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े यहीं ले आऊंगी। तो जैंग्यूक पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? मोद्यूक कहती है कुछ नहीं। तभी वो मोद्यूक को रोक लेता है और उस टॉवल से उसके जूते साफ करने लगता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा भीग गए हो, अपने कपड़े बदल लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस बैठा हुआ था। वो उस लॉकेट को देखकर सोच रहा था कि शायद इसका दूसरा हिस्सा मोद्यूक के पास होगा, लेकिन तभी वो लॉकेट चमकने लगता है। फिर वो कहता है कि शायद मोद्यूक मुझे ही याद कर रही है। और दूसरी तरफ जैंग्यूक का भी वो लॉकेट चमकने लगा था तो उसे लगता है कि शायद मोद्यूक मुझे बुला रही है। वो भी उस लॉकेट की चमक की दिशा में ही चला जाता है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो एक दूसरे को बोलते हैं ये तुम हो। उसके बाद वो लॉकेट उन्हें फिर से सिग्नल भेजने लगता है। उसके बाद पाक टैंग सियोयुल से कहता है कि तुमने सुना मास्टर कैंग बहुत ज्यादा बीमार थे, कल उनका किसी ने खून कर दिया है। सुनने में आया है कि यह नाक्सू ने किया है। फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर कैंग के घर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसके बाद जिनमियो, चिनचोई और चिनचोई की माँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी बेटी मिली? वो कहता है कि हमने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है, वो जल्द ही मिल जाएगी। तभी उन्हें वहाँ पर पीछे से वही लड़की देख रही होती है। उनके जाने के बाद जिनमियो उसको आकर कहता है कि तुमने उन्हें देखा, तुम्हें उन्हीं की बेटी बनने का नाटक करना होगा। उसके बाद मास्टर कैंग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि पाक जिन ने सियोयुल को कहा था कि उसकी बॉडी पर चेक करना है कि वहाँ पे कोई नीला निशान तो नहीं है। और जब सियोयुल ने वहाँ पे जाके चेक किया था तो उससे उसकी बॉडी पे नीला निशान मिला था और ये बात वो पाक जिन को बता देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कैंग की बॉडी जली नहीं है, वो पत्थर में बदल गई है। तो पाक जिन कहता है कि इसने अपनी आत्मा बदली है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। जिसके बाद वो पुजारी उन पर हमला कर देता है और सियोयुल उसे रोकता है। उसका शरीर भी पत्थर में बदलने लगा था और सियोयुल उसे पकड़ने ही वाला था। तभी चिनमियो अपने आदमी से कहकर उसे मरवा देता है ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। नेक्स्ट सीन में एक नौकर महारानी से कहता है कि क्या आप मुझे बर्फ के पत्थर की शक्तियाँ देंगी? वो कहता है कि जिनमियो के अलावा एक मैं ही हूँ जो जानता है कि आप गांगजू हो, जो कि आत्मा महारानी के शरीर में रह रही है। और महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पाक टैंग कहता है जैंग्यूक से कि अगला मुकाबला मेरा है तुम्हारे साथ। तो वो उससे लड़ने से मना कर देता है और बिना लड़े ही मूर्ति उसे मिल जाती है। उसके बाद मोद्यूक उसे बहुत डांटती है कि तुम कोई छोटे बच्चे हो जो तुम उससे लड़ तक नहीं सके। नेक्स्ट सीन में जिनमियो पाक जिन से मिलने आता है और किम दोजो भी वहाँ पर आ जाती है। वो बार बार उसे मिठाई खाने के लिए देती है लेकिन पाक जिन उसे खाने ही नहीं देता। उसके बाद बाहर जाते वक्त किम दोजो मोद्यूक को वो मिठाई वाला डिब्बा दे देती है। वो कहती है कि जिनमियो को ये जाकर दे देना क्योंकि वो इसे खा ही नहीं पाया। दूसरी तरफ जिनमियो का नौकर उससे कहता है कि मैं इस शरीर में और नहीं रहना चाहता, क्यों ना तुम मुझे किसी जवान शरीर में डाल दो। तो जिनमियो भी उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जैंग्यूक भी मोद्यूक के साथ जाता है वो मिठाई देने के लिए। मोद्यूक कहती है कि ये जगह जानी पहचानी लग रही है, ये वही जगह है जहाँ मेरे पिता ने मुझे स्टार दिखाए थे। और फिर मोद्यूक अंदर जाकर
कहती है कि ये वही जगह है, मुझे याद है। और फिर जिनमियो का वही नौकर जिसे जिनमियो ने मार दिया था वो पत्थर में बदलता जा रहा था। इससे पहले कि जिनमियो उसे पूरी तरह से मार देता वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे जैंगयुक और मोद्यूक है। वो दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं और जिनमियो उसका पीछा करते हुए उसी कमरे में आता है और उन दोनों को देखकर जिनमियो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैंगयुक कहता है कि हम यहाँ पर मिठाई देने आए थे जो किम दोजो ने बनाई है। उसके बाद जिनमियो को पता चल जाता है कि उन दोनों ने उस आदमी को देख लिया है। वो उन दोनों को रोक कर गेट बंद कर देता है और जैंगयुक की तरफ अपनी तलवार से चारों तरफ घेरा बना देता है, जिससे कि जैंगयुक को आंखों को धोखा हो जाता है कि वो एक बीचों बीच किसी चट्टान पर खड़ा है। और फिर वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि तुम इस लड़की के शरीर में जा सकते हो। और वो नौकर आके उसके सिर पे हाथ रखता है और उसकी आत्मा को चूसने लगता है। और दूसरी तरफ जैंगयुक को भी समझ आ जाता है कि ये बस एक धोखा है और वो उस चट्टान से छलांग लगाकर वापस से सही दुनिया में आ जाता है। और वो देखता है कि मोद्यूक ने ही उस नौकर की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। और फिर मोद्यूक भी समझ जाती है कि वो भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है। वो जैंगयुक से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। और फिर जैंगयुक मोद्यूक को गले लगा लेता है। वो कहता है कि सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तभी उस कमरे में एक एनर्जी आने लगती है और वही स्टार जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिखाए थे वहीं आ जाते हैं। उसके बाद सोयुल को दिखाया जाता है जो कि पाक जिन से पूछता है कि क्या मास्टर टैंग की बॉडी फिर से जिंदा हो जाएगी। तो पाक जिन कहता है कि अगर कोई किसी की एनर्जी लेता है तो वो ज्यादा दिन तक इंसान बन के नहीं रह सकता, एक दिन उसे मॉन्स्टर बनना ही पड़ता है। उसके बाद जैंगयुक और मोद्यूक वहाँ पर खड़े होते हैं। वो कहती है कि ये दरवाजा शायद मुझसे गलती से खुल गया है। तभी उनके ऊपर बिजली गिर जाती है और जैंगयुक उसे बचा लेता है और वो बिजली वहाँ पर रखी एक चीज पर गिर जाती है जिससे मोद्यूक की आंख में दर्द होने लगता है। उसके बाद जैंगयुक अपना रुमाल निकाल के मोद्यूक की आंखों पर बांध देता है। उसके बाद वो अपने लॉकेट की मदद से क्राउन प्रिंस को सिग्नल भेजता है। क्राउन प्रिंस उसे देखने लगता है तो वो सोचता है कि जैंगयुक शायद पागल हो गया है। उसके बाद जिनमियो देखता है कि उसकी नौकर की डेड बॉडी पड़ी है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों बच गए हैं। उसके बाद जिनमियो उनसे कहता है कि जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ, तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। तभी पाक जिन के पास गुरुजी आते हैं, कहते हैं कि जल्दी चलो, आसमान की तरफ देखो, जरूर जिनमियो कुछ कर रहा है। उसके बाद जैंगयुक आकर कहता है कि इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा क्राउन प्रिंस के पास है, वो जल्दी यहाँ पर आता ही होगा और अब तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जिनमियो तुमने इनके पास आत्मा बदलने वाले को इन्हें मारने के लिए भेजा था। जिनमियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। तभी जिनमियो की नजर मोद्यूक पर पड़ती है जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। तो वो सोचता है कि कहीं ये गुयोन तो नहीं है, चिनचोई की बड़ी बहन। उसके बाद पाक जिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस पूछते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। जैंगयुक बताता है कि मोद्यूक और उसने यहाँ पर किसी आत्मा बदलने वाले को देखा था जिसका शरीर पत्थर में बदल रहा था। तो जिनमियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो जैंगयुक कहता है कि मैं उसे पहचान सकता हूँ, वो महारानी का ही एक नौकर था। उसके बाद पाक जिन के बोलने पर वो लोग तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर महारानी को बुलाया जाता है। ये महारानी नहीं है, इसके अंदर जिनमियो के मास्टर की आत्मा है। उसके बाद महारानी अपने नौकर को अंदर बुलाती है, वो बिल्कुल ही ठीक था और उसे देखकर जैंगयुक और मोद्यूक बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि महारानी ने उसे बर्फ के पत्थर से बिल्कुल ठीक कर दिया था। उसके बाद जैंगयुक वहाँ पे सबसे माफी मांगता है तो महारानी कहती है कि ठीक है, आप सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। जाते जाते पाक जिन उसी कमरे में उसी मूर्ति को देखता है जहाँ पर बिजली गिरी थी। वो कहता है कि इसे तोड़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसके बाद जिनमियो सबको रोककर जैंगयुक को सजा देने के लिए कहता है। मोद्यूक वहाँ पे क्राउन प्रिंस के पैर पकड़ के कहने लगती है कि प्लीज उसे छोड़ दीजिए वरना वो मर जाएगा। इस बेचारे को हर बार सजा ही मिलती रहती है। और उसके बाद क्राउन प्रिंस मोद्यूक की बातों में आकर उसे सजा नहीं देता। उसके बाद जैंगयुक कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो पाक जिन कहता है कि तो फिर वो आदमी जिंदा कैसे हो गया। जैंगयुक बताता है कि वो बर्फ के पत्थर से ही जिंदा हुआ होगा। तो पाक जिन कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि जिनमियो के पास बर्फीले पत्थर हैं। तो जैंगयुक बताता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद उस नौकर के पास महारानी जाकर बर्फ का पत्थर बाहर खींच लेती है और वो नौकर मर जाता है। पाक जिन आकर गुरुजी से बताते हैं कि जैंगयुक को वो जिनमियो नुकसान पहुंचाना चाहता था और मुझे भी लगता है कि वहाँ पर जरूर कोई आत्मा थी। जिनमियो के पास बर्फ के पत्थर हैं और वो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो वो पाक टैंग और सियोयोल से कहता है कि वो जिनमियो पर नजर रखे। उसके बाद मास्टर जैंगयुक को लेकर जाते हैं और एक गोल्डन फिश पकड़ना सिखाते हैं जिसे सिर्फ मास्टर शिशु ही पकड़ सकते थे। और जैंगयुक को ये सिखाने के लिए मोद्यूक ही उन्हें बोलती है और जैंगयुक को ऐसे देखकर मोद्यूक बहुत खुश होती है। वो जैंगयुक से कहती है कि ये ट्रिक सिर्फ मास्टर जैसे ही कर पाते थे, तुम्हें भी इसे जल्दी सीख लेना चाहिए। उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे बोयोन बना दिया गया था और चिनचोई के पिता भी वही मौजूद थे। उस लड़की के हाथ पर एक कट लगा दिया जाता है। जिनमियो कहता है अब तुम बोयोन बनने जा रही हो, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद जैंगयुक को सोंगरिंग पैलेस बुलाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस उसे कहते हैं कि अब ये एक ही मूर्ति बची है, अगर तुम इसे भी नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मेट मोद्यूक अब मेरी मेट बनेगी। उसके बाद क्राउन प्रिंस उस लड़के को बुलाता है और वो जो लड़का होता है वो था सियोयुल। अब लड़ाई होने वाली थी सियोयुल और जैंगयुक की। उसके बाद मास्टर और पाक जिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि जैंगयुक के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो मास्टर से पूछता है कि उसे ट्रेनिंग कौन दे रहा है। मास्टर कहता है कि जैंगयुक को कोई ट्रेनिंग
ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो खुद से सीख रहा है। और तुम्हें पता ही होगा कि वो महाराज की तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। मैंने उसे मास्टर चीसू की ट्रेनिंग दी है। तो पाक जिन बताता है कि मैंने भी मास्टर चीसू से ही ट्रेनिंग ली थी और सभी शक्तिशाली मेगस में जैंग यांग के बाद अगला नंबर मेरा ही आता है। और दूसरी तरफ जैंग यू बहुत कोशिश करने के बाद, अपनी एनर्जी लगाने के बाद उस गोल्डन मछली को पकड़ ही लेता है। उसके बाद जैंग यू और सियोल के लड़ने का नंबर आ जाता है। वो दोनों बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं और सियोल तो इतना ताकतवर था कि सबको लगता है कि जैंग यू तो उससे हार ही जाएगा। उसके बाद जैंग यू सियोल पर मास्टर चीसू की टेक्निक से हमला करता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोदी बहुत खुश थी। वो पानी पर कंट्रोल करना सीख गया था, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी वो सियोल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और सियोल जैंग यू को हरा देता है। उसके बाद सियोल जैंग यू को बधाई देता है कि तुमने मास्टर चीसू की टेक्निक सीख ली है, जो कि इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। और पाक टैंग भी खुशी से जैंग यू को गले लगा लेता है। उसके बाद क्राउन प्रिंस से मोदी कहती है कि मेरे मास्टर 10 बार हार चुके हैं, मुझे माफ कीजिए, अब मैं आपकी नौकर हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं सियोल के लिए काम करोगी। उसके बाद गुरुजी पाक जिन को बताने चाहते हैं कि जैंग यू ने मास्टर चीसू की टेक्निक सीख ली है, जिस पर पाक जिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है इतनी जल्दी उसने ये कैसे सीख लिया। फिर वो दोनों जैंग यू से मिलने जाते हैं। उसके बाद जिन चोई की माँ सभी नौकरों को डांटती है कि वो उसकी बड़ी बेटी का कमरा ठीक से साफ करे। जिन चोई ये सारी बातें सुनती है और वो अपने पिता से बात करती है कि आजकल माँ बहुत गुस्से में रहती है। तो उसके पिता बताते हैं कि उसकी बड़ी बहन का जन्मदिन आ रहा है और वो जिन चोई को तोहफे में क्लिप्स देते हैं। उसके बाद उसके पिता जिन चोई को वो क्लिप लगाने लगते हैं। उसमें एक छोटी सी पिन थी जिसे वो उसकी गर्दन पर चुभो देते हैं और वहाँ से वो कुछ धागा से निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में मोदी पाक जिन के कमरे को साफ कर रही थी। उसे वहाँ पर वही धनुष मिलता है जिसकी मदद से पाक जिन ने नाक्सू को मारा था। वो उस धनुष को उठाने लगती है, तभी वहाँ पर पाक जिन आ जाता है और फिर मोदी वहाँ से सफाई करके चली जाती है। उसके बाद जिनम्यू और बोयुन को दिखाया जाता है। वहाँ पे महारानी आती है, उसका चेहरा पत्थर में बदलता जा रहा था। फिर जिनम्यू उन्हीं 2 औरतों को बुलाता है जिसका सामान उस लड़की ने चोरी किया था। महारानी उन दोनों की आत्मा को अब्सॉर्ब कर लेती है और उनका चेहरा फिर से ठीक हो जाता है। वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद मोद्यूक जैंग यू के पास जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना मास्टर ली को बना लिया है। जैंग यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, तुम ही मेरी मास्टर हो और हमेशा रहोगी। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बहुत सारे लड़कों से ये बात सुनी है। तो जैंग यू कहता है कि मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं। तो वो मोद्यूक को किस कर लेता है और वो मोद्यूक से कहता है कि तुम ही मेरी मास्टर हो। अब मोद्यूक भी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि ये लॉकेट मैंने ढूंढ लिया है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में महाराज ने मास्टर ली को बुलाया था। मास्टर ली महाराज से पूछते हैं कि आप बता सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी। तो महाराज कहते हैं कि आप 30-40 साल के होंगे। तो मास्टर ली कहते हैं कि नहीं, मेरी उम्र उससे कहीं ज्यादा है, आपको शायद पता नहीं, मैंने खुद अपनी आत्मा को बदल लिया था। और वो कहते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा बदल रखी है। तो ये बात सुनकर महारानी डर जाती है, जिसे सुनकर जैंग यूक भी डर जाता है कि कहीं इन्हें पता तो नहीं है कि मोदी के अंदर भी नाक्सू की आत्मा है। मास्टर ली बताते हैं कि मेरा शिष्य वही थे जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं और मास्टर बहुत बूढ़े हुआ करते थे और वो तपस्या करते करते ही मर गए थे। जब गुरुजी उसके पास आए तो वो देखते हैं कि मास्टर मर चुके हैं। शहर में एक बच्चा ठंड के कारण मर गया था और दूसरी तरफ गुरुजी अपने मास्टर का अंतिम संस्कार करते हैं। वो उन्हें जला रहे थे, तभी वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। वो बच्चा वहाँ से भागकर गुरुजी के पास जाता है। वो अपने मास्टर की छड़ी को भी जलाने वाले थे, लेकिन वो बच्चा उन्हें रोक देता है। वो उस बच्चे से पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो अपनी छड़ी लेकर उसके सर पर मारता है। तो उसको पता चल जाता है कि मेरे मास्टर भी मुझे ऐसे ही मारा करते थे। वो बोलता है कि मैंने अपना शरीर बदल लिया है। और मास्टर ली की ये बातें सुनकर जैंग यूक और सोयुल हैरान हो जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्या आप आत्मा बदलने वाले को पहचान सकते हैं। तो मास्टर ली कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, किसी किसी के शरीर पर वो नीले रंग का निशान नहीं होता है, लेकिन मेरा कुत्ता उसे आसानी से पहचान सकता है। नेक्स्ट सीन में मास्टर ली कहते हैं जिसने आत्मा बदली है वो इसी महल में है। उसके बाद वो जैंग यूक से कहते हैं जाओ मेरे कुत्ते को लेकर आओ। महारानी गुस्से में कहती है कि ये कैसी बकवास है, हम किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दे सकते। महाराज कहते हैं कि इन्हें मैंने ही बुलाया है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वो आत्मा बदलने वाले को ढूंढने आए हैं, इसमें क्या गलत है। महारानी की नौकरानी ने ये सब जिनम्यू को बता दिया था। अब जिनम्यू जैंग यूक और उस कुत्ते को अंदर जाने से रोक लेता है। जिनम्यू के आदमी जैंग यूक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिनम्यू अंदर आता है और मास्टर ली कहते हैं कि ये मेरा आदेश था और वो जिनम्यू से लड़ाई करने लगते हैं और जिनम्यू मास्टर ली के सामने हार जाता है। जिनम्यू के आदमी सोयुल पर हमला करने लगते हैं। अब महाराज इस लड़ाई को खत्म करने का आदेश देते हैं। मास्टर ली कहते हैं कि मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये सब बर्फ के पत्थरों की वजह से होता है। जिसके पास बर्फ के पत्थर है वही अपनी आत्मा बदल रहा है और इन सब की शक्तियों को वही कंट्रोल कर सकता है जो महाराज की तारों की रोशनी से पैदा हुआ है। मास्टर ली बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस का सैनिक आकर बताता है कि आपको क्राउन प्रिंस ने बुलाया है। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि हमें उसे ढूंढना चाहिए जो अपनी आत्मा बदलकर लोगों को मार रहा है। मैंने अफवाह सुनी है कि ये सब नाक्सू कर रही है। तो मास्टर ली कहते हैं कि आपको सच में लगता है ये सब नाक्सू कर रही है। उसके बाद जिनचोई के पिता को दिखाया जाता है जो जिनम्यू के साथ मिला हुआ था, जो जिनचोई का डीएनए लेकर आता है। जिनम्यू उस डीएनए को उस लड़की के हाथ पर रखता है जो उसके शरीर में चला जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। उसके बाद जैंग यूक को सीक्रेट कमरे
कमरे में बंद रखा था, जहाँ पर पाक चीन आता है और कहता है मैंने मोदी से सब कुछ पूछ लिया है, अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम मोदी के पास्ट के बारे में क्या जानते हो। तो जैंग कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। और अगले सीन में मोदी को भी एक कमरे में बंद करके रखा गया था। वो मोदी से भी वही कहता है जो उसने जैंग से कहा था, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मोदी भी कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मोदी को जैंग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। पाक चीन ये बात गुरुजी को बताता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता उन दोनों ने एक ही बात बोली, कि उन दोनों ने बताया वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैंग ने अपना वो लॉकेट उसे दिखाया था और उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है, और मोदी ने भी वही लॉकेट निकाल कर उसे दिखाया, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मोदी और जैंग्युक दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि तुमने भी ऐसा बिल्कुल सेम यही कहा था क्या। तो मोदी कहती है कि हाँ, मरने से अच्छा तो यही कहा जाए। तो जैंग्युक कहता है कि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। मास्टर ली का डॉग आत्मा बदलने वाले को पहचान सकता है, और मास्टर ली पहले से ही जानते थे कि तुमने भी आत्मा बदल रखी है। नेक्स्ट सीन में जिन चोई की माँ सोंगरिन पैलेस में आती है। वो मास्टर ली के डॉग को लेने आई थी। जिन चोई कहती है कि इस डॉग में डुइसो की आत्मा है जो कि हमारे यहाँ का है। तभी सब बहस करने लगते हैं, और मास्टर ली आकर बताते हैं कि ये सच कह रही हैं। फिर उस डॉग को जिनचोई में कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने खतरनाक रूप में आ जाता है। वो जिनचोई पर हमला करने लगता है, लेकिन जिनचोई की माँ उसे खत्म कर देती है। तो मास्टर ली कहते हैं कि ये किसी पर ऐसे ही हमला नहीं करता, इसे जरूर जिनचोई के अंदर कुछ आभास हुआ होगा। तो जिनचोई कहती है कि मास्टर सही कह रहे हैं, मैंने कुछ दिनों पहले ही जादू टोना सीखा था। तो वो सबको एक मंत्र दिखाती है। वो कहती है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरा और पाक टैंग का प्यार सक्सेसफुल हो सके। जिनचोई की माँ उसे थप्पड़ ही लगाने वाली थी, तभी पाक टैंग उसे बचा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में उस डॉग के शरीर को बर्फ के कमरे में रख दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो लोग बहस करने लगते हैं। जिनचोई कहती है कि मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और पाक टैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ, ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जिनचोई की माँ और पाक चीन उन दोनों से एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते। तो जिनचोई अपने पिता से मदद मांगती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनमियो महाराज से कहता है कि वो डॉग मर चुका है। मुझे तो लगता है मास्टर ली हमारी मदद करना ही नहीं चाहते थे। तो महारानी भी कहती है कि हाँ, मुझे तो पहले से ही लग रहा था, मुझे लगता है वो दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो महाराज कहते हैं हमें उस बच्चे को ढूंढना चाहिए जो महाराज के तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। नेक्स्ट सीन में मास्टर ली पाक चिन से कहते हैं कि महारानी हमेशा ही जिन्मियों का साथ देती है। तो पाक चिन कहता है कि हाँ, उस पर पूरे परिवार का सपोर्ट है। तो पाक चिन कहता है हमें चैंग गैंग को ढूंढना चाहिए, एक वही है जो जिन्मियों की कमजोरी जानता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरा ढक रखा था। पाक टैंग चैंग से मदद मांगता है और जिनचोई मोदी से। जिनचोई कहती है कि मेरी माँ कभी भी नहीं मानेगी, वो बस मेरी बड़ी बहन से प्यार करती है। मोदी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मोदी और जैंग्युक बात करते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद सेओयुल फिर से उन्हीं लाशों को देखने जाता है। तो पाक चिन का आदमी उसे बताता है कि कल रात को सेओई नाम की लड़की यहाँ पर घूम रही थी, जो कि इन सबको ढूंढ रही थी। सुनने में आया है वो सरी गाँव से आई थी। तो सेओयुल सोचता है कि मोदी भी तो वहीं से आई है, शायद वो दोनों एक दूसरे को जानती होंगी। नेक्स्ट सीन में हियोयुन पाक चिन और गुरुजी से बताती है कि मुझे तो लगता है कि महारानी के अंदर किसी और की आत्मा है, तभी तो वो इतना जिन्मियों का साथ देती है। गुरुजी कहते हैं महारानी तो सेओयुल के पिता की छोटी बहन है। तो हियोयुन कहती है कि जब मैंने उनकी जांच की थी तो मुझे लगा कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियाँ हैं। पाक चिन कहता है कि इसका मतलब साफ है, जिन्मियों के पास ही वो बर्फीले पत्थर हैं। नेक्स्ट सीन में महारानी जिन्मियों से कहती है कि वो सभी मेगस प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे अंदर किसी और की आत्मा है। नेक्स्ट सीन में जिनचोई के पिता एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। वहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। नेक्स्ट सीन में जेमियो एक कैमा नाम के गाँव में जाता है, और फिर आगे चलकर जैंगी को क्राउन प्रिंस मिल जाता है। क्राउन प्रिंस भी उसे देखकर हैरान था। तो क्राउन प्रिंस पूछता है कि तुम भी यहाँ पर शामन को ढूंढने आए हो। फिर वो दोनों ही मिलकर एक साथ उसे ढूंढने जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे जिनचोई का पिता मिलने आया था। वो उसे वही पट्टी देता है जिस पर वैसा ही निशान बना हुआ था। वो लड़की उस पट्टी को देखती है और वो समझ जाती है कि ऐसी पट्टी मोदी बांधा करती थी, इसका मतलब वही इनकी बड़ी बेटी है। नेक्स्ट सीन में एक तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास क्राउन प्रिंस और जैंग्युक गए थे। वो उससे शामन चोई के बारे में पूछते हैं। वो तांत्रिक बताता है कि शामन चोई बहुत बड़ी जादूगरनी थी जो कि काला जादू करने के लिए फेमस थी, जिससे पकड़े जाने के बाद उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन पूरी तरह से जलने के बाद भी वो जिंदा बच गई थी। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर ये 20 साल पुरानी बात है तो तुम्हारे पिता उसे जरूर जानते होंगे। तो जैंग्युक कहता है लेकिन मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बाद पाक टैंग पाक चिन से मिलने के लिए आता है। तो वो उसे जैंग्युक के पिता की तस्वीर देता है और कहता है कि अगर ये आदमी तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में वो तांत्रिक कहता है कि मैंने उस लेडी को देखा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें जरूर सुनी है कि वो एक बहुत
बहुत ही पावरफुल फैमिली की मेंबर बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में जिनमियो चिनचोई के घर पर आया था और वो अपने साथ उस लड़की को भी लाया था। उसके बाद चिनचोई की माँ देखती है कि वो उसी की बेटी है कि नहीं, और दूसरी तरफ चिनचोई भी मोदुक को अपने साथ अपने घर पर लाती है अपनी माँ से माफी मांगने के लिए। और चिनचोई की माँ उसे दरवाजे के पास उस लड़की को लेकर आती है और उस दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, और तभी वो लड़की उस दरवाजे को आराम से खोल देती है। अब चिनचोई की माँ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे उसकी बेटी मिल गई थी, और वो उससे अपने गले लगा लेती है और सोई की आंखों की पट्टी खुल जाती है और अपने से पीछे खड़ी मोदुक को वो देख लेती है। मोदुक के सर में बहुत तेज दर्द होता है। वो सोचती है कि मैं यहाँ जब भी आती हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद क्राउन प्रिंस जैंग्युक से कहता है कि जिनमियो को इसके बारे में जरूर पता होगा, तो जैंग्युक कहता है कि उसे तो बिल्कुल मत बताना, तुम यहाँ अकेले आए हो, इसे अपने तक ही सीमित रखना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैंग्युक को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ज़ैंगियन है। जैंग्युक उसके गर्दन पे तलवार रख के उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जैंग्युक की तलवार उसकी गर्दन पे रखने के बाद वो चमकने लगती है और जैंग्युक कहता है कि इसका मतलब तुम भी एक मेगस हो। तो ज़ैंगियन कहता है कि ये तुम्हें पता नहीं कि ये कौन सा गाँव है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, यहाँ के लोग सिर्फ तंत्र मंत्र करते रहते हैं। तो जैंग्युक कहता है कि लगता है तुम मुझे जानते हो। तो जैंग्युक पूछता है कि क्या तुम इस तलवार के असली मालिक को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, उसका नाम जैंगियन था, उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और इसके कारण उसने अपने बच्चे को सबके सामने छोड़ दिया था और उससे कभी मिलने नहीं आया। जैंग्युक कहता है सब ऐसे ही बातें करते रहते हैं लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। जैंग्युक कहता है कि दोहा सिर्फ दोहा ही थी जो सच जानती थी। तो जैंग्युक उससे शमन चोई के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो एक खतरनाक लेडी थी जिसने काला जादू सीख रखा था और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गई थी। उसके बाद हमें जिनचोई की माँ को दिखाया जाता है जो कि भूल ही गई थी कि जिनचोई से वो गुस्सा थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने पर बहुत खुश थी और जिनचोई अपनी बड़ी बहन से मिलने आती है, वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब जिनमियो भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका इरादा कामयाब होने वाला था। उसके बाद वो उसे कमरे में लेकर आती है, वो उसे उसकी चीजें दिखाती है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में पार्क चिन को यही बात पता चल जाती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसका आदमी बताता है कि उसने वो दरवाजा भी खोल दिया था जो सिर्फ जिन फैमिली के लोग ही खोल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में मोदुक शीशे में बैठी अपनी शक्ल देख रही थी। वो सोच रही थी कि जब भी वो वहाँ पर जाती है उसके सिर में ऐसा दर्द क्यों होता है। तभी यहाँ पर जैंग्युक आ जाता है। तो जैंग्युक कहता है कि अच्छा, तुम यहाँ पर अपने मास्टर की तरह सुंदर दिखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो चीज मुझ पर अच्छी लगेगी वही चीज तुम पर अच्छी लगेगी। उसके बाद मोदुक जैंग्युक के चेहरे पर मेकअप लगा के दिखाती है और कहती है कि देखो अब तुम बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रहे हो। तो जैंग्युक उसके चेहरे पर भी वही रंग लगा देता है और कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तो मोदुक उसे घूरने लग जाती है। उसके बाद वो दूसरी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर वो उसके लिए चूड़ियाँ खरीदने लगता है। मोदुक उससे पूछती है कि तुम गाँव में गए थे, तुम्हें वहाँ पर शामन चोई मिली। तो वो कहता है कि वो तो नहीं मिली लेकिन क्राउन प्रिंस मिला था। क्राउन प्रिंस के वापस आते ही उसका नौकर उससे बताता है कि आपसे मिलने जिनमियो आया है। तो जिनमियो कहता है कि आपने उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की जो राजा की तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ये सब बकवास है, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तो जिनमियो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो इंसान सबको मारने की ताकत रखता है। तो जिनमियो उससे बर्फ के पत्थर के बारे में पूछता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि हम भला उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। और जिनमियो कहता है कि क्या आपको पता है कि जिन परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई है और वो वही थी जो उन पत्थरों को कंट्रोल कर सकती है और उसकी मदद से हम बर्फीले पत्थरों को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मोदुक जैंग्युक को बताती है कि जिन परिवार की बड़ी बेटी मिल चुकी है जिसे जिनमियो लेकर आया है। तो जैंग्युक कहता है कि अगर उसे जिनमियो लाया है तो क्या पता वो असली ना हो। उसके बाद जिनचोई की माँ अपनी बड़ी बेटी से मिलने आती है और वो उससे बातें करती है। वो उसको गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें ढूंढ पाई। गले लगाते वक्त वो उसके कान को बहुत ध्यान से देख रही थी और नेक्स्ट सीन में वो उसी दरवाजे को खोलने जाती है लेकिन वो उससे नहीं खुलता और तभी वहाँ पे जिनचोई आ जाती है और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, कल रात हम सब ने देखा था, आपने इसे बड़ी आसानी से खोल लिया था। नेक्स्ट सीन में जिनचोई की माँ सोच रही थी कि उसके बड़ी बेटे की कान पर एक निशान था लेकिन उस लड़की के कान पर कोई निशान नहीं था। फिर वहाँ पे जिनमियो आ जाता है जिसे वो अपने घर के खुफिया कमरे में ले जाती है। जिनचोई की माँ जिनमियो से माफी मांगती है लेकिन वो कहता है मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे वो बर्फीला पत्थर चाहिए। मैं जानता हूँ कि जब वो यून पैदा होने वाली थी तो तुमने जैंगियंग से मदद मांगी थी और जैंगियंग ने तुम्हें वो बर्फीला पत्थर दिया था। तो जिनचोई की माँ कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो जिनमियो कहता है मुझे और भी बहुत कुछ पता है। उसके बाद जिनचोई का पिता उस लड़की को जिनमियो के अड्डे पर लेकर आता है और जिनमियो कहता है कि तुम सबने अभी तक दांजू का चेहरा नहीं देखा, अब तुम सब उसका चेहरा देखो। वो अपने सभी साथियों को बता देता है कि ये लड़की सोई ही दांजू है जबकि दांजू महारानी थी और वो अपना चेहरा ढककर आई थी। और जिनचोई के पिता उससे कहते हैं कि तुम इसके बाद इस लड़की के शरीर में जा सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में जिनचोई की माँ सभी मेगस की मीटिंग बुलाती है और फिर सभी मेगस वहाँ पर आते हैं। अब जिनचोई की माँ यहाँ सबको बताती है जो मेरी बेटी 10 साल पहले खो गई थी वो अब वापस मिल गई है, इसके अंदर बर्फीली पत्थरों की शक्तियाँ हैं। जिसके बाद वो सभी को वही बर्फीला पत्थर दिखाती है। तो ये सब देखकर सभी मेगस वहाँ पर बातें करने लगते हैं। पार्क चुन कहता है अब इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे अभी तोड़ देना चाहिए। तभी कुछ मेगस कहते हैं कि इसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। अब इसके बाद वहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई होने लगती है, सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी एक लेडी खुफिया कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी
बेटे की बॉडी पड़ी थी। वो उसे देखकर रोने लगती है और तभी उसका बेटा आंखें खोलता है और उसी की एनर्जी को लेने लगता है। और तभी वहाँ पे मास्टर ली आता है और उन सबको शांत करता है। मोदिक वहाँ पे नगाड़ा बजाने लगती है और तभी वहाँ पे जैंग्युक आता है। तो जैंग्युक कहता है कि इस बर्फीले पत्थर के बारे में मास्टर सीओ ने पहले ही रख रखा था। मैंने हाल ही में द वर्ल्ड ऑफ हार्ट किताब पढ़ी है जिसमें इसके बारे में लिखा है। उसके बाद वो लोग उस किताब को मंगाते हैं। उसके बाद जिनचोई वो किताब ले आती है जिसमें एक छोटी सी कविता लिखी होती है। पाक टेंग उसे बताता है कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी मौतें हो रही थी। लोग कह रहे थे कि वो सोई ने की है और सोई वही लड़की है जो तुम्हारी बड़ी बहन है। और जिनचोई ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोदिक सबको चाय परोस रही थी। जिनचोई की माँ अपनी बड़ी बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी एनर्जी का एहसास हुआ। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे लगा मेरे पास से बहुत बुरी शक्तियाँ गुजरी हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है लेकिन उसकी माँ अपना हाथ छुड़ा लेती है और चाय पीने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये लड़की उसकी बड़ी बेटी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जैंग्युक क्राउन प्रिंस को एक किताब देता है जिसमें शामन चोई, महारानी और जैंगिंग तीनों के बारे में लिखा था। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो कहता है कि मुझे ये शामन चोई के आदमी से मिली और मुझे शक है कि असली महारानी जिंदा होगी। अब वहाँ पे सोयुल भी आ जाता है और कहता है कि ये सब सच है। उसके बाद महाराज कहते हैं कि वो उस पत्थर की शक्तियों को देखना चाहते हैं। तो वो मोदिक को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम इस पत्थर की शक्ति को देखना चाहोगी। तो पाक चीन मना करता है। वो कहता है कि हम किसी की भी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। तो महाराज मोदिक से पूछता है तो मोदिक भी मान जाती है और ये बात सुनकर सोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में जिनचोई की माँ उस बर्फीले पत्थर की मदद से मोदिक की आत्मा को खींचने वाली थी। उसके बाद जिनचोई की माँ मोदिक को अपने वश में कर लेती है, उसे आसमान में उठा देती है। और तभी मोदिक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसका ध्यान रखा करती थी। और मोदिक जब अपनी आंखें खोलती है तो वो गहरे नीले कलर की हो गई थी। वो जिनचोई की माँ को देखकर माँ कहती है और ये देखकर उसकी माँ डर जाती है और मोदिक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिनचोई की माँ उसे छोड़ देती है और बादलों का रंग काला हो जाता है। उसके बाद मोदिक को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गई थी। फिर वहाँ पे तूफान आ जाता है जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है क्योंकि जिनचोई की माँ ने उस बर्फीले पत्थर को कंट्रोल करना बंद कर दिया था। और महारानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिनचोई की माँ को बहुत दुख होता है। वो बैठकर कहती है कि मेरी बच्ची, ये मैंने क्या कर दिया। तो सोई को कुछ समझ नहीं आता। वो एक छड़ी उठाती है और बर्फीले पत्थर पर जोर से मारती है जिससे तूफान और ज्यादा तेज हो जाता है। और जब वो तूफान बंद होता है तो सभी देखते हैं कि मोदिक और वो बर्फीला पत्थर दोनों वहाँ पर नहीं है। चिन्म्यू पूछता है कि वो बर्फीला पत्थर कहाँ गया, लेकिन उसकी बहन को तो होश ही नहीं था। सभी आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर काले बादल छाए हुए थे। जैंग्युक एक फूल तोड़कर आसमान में फेंकता है। वो फूल भी जल जाता है। क्राउन प्रिंस और उसके साथ जो लड़के जा रहे थे वो दरवाजे के पास पहुँचते हैं और उन पर बिजली गिर जाती है। वो डर जाते हैं। अब वो सभी लोग वहाँ पे अंदर फंस गए थे और बाहर सभी लोग खड़े कह रहे थे कि सबके सब अंदर फंसे हुए हैं। अब वो जिनचोई की माँ से कहते हैं कि आपको ही कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं कि लड़ने का वक्त नहीं है, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद मोदी क्राउन प्रिंस के लिए चाय बनाने जाती है और वहाँ पे गर्म पानी नहीं था तो वो अपनी शक्तियों से पानी को उबाल देती है और केतली में डाल देती है। और हमें पता चल जाता है कि नाक्सु की शक्तियाँ वापस आ गई हैं। वो वहाँ बैठकर चाय पीने लगती है और सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब बर्फीले पत्थर का जादू उस पर किया गया था तो उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तभी वहाँ पर उसे छोटी बुयोन दिखती है और वो उससे कहती है कि ये बर्फीला पत्थर है, तुम इसके अंदर हो और तुम इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। फिर वो गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर बड़ी बुयोन जो कि मोदिक थी वो दिखाई देती है। वो कहती है कि मैं वही हूँ तुम जिसके शरीर में रह रही हो और तुम नहीं जानती कि ये बर्फीला पत्थर कितना ज्यादा शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल तुम हमेशा के लिए नहीं कर सकती। उसके बाद मोदिक खाना बना रही होती है तो सोचती है कि अब मेरी शक्तियाँ वापस आ ही गई हैं तो मुझे इस कमजोर शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं किसके शरीर में जाऊँ? महाराज के शरीर में जाऊंगी तो उनके दुश्मन मुझे मार देंगे। जिमियू के शरीर में जाऊँ या पाक चिन कैसा रहेगा? वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो जैंग्युक से मिलने जाती है। वो उससे कहने जा रही थी कि वो इस शरीर को छोड़कर जा रही है। मोदिक उससे कुछ कह पाती तभी जैंग्युक कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उस बर्फीले पत्थर में आग, पानी और जीवन देने की शक्तियाँ हैं और मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। वो उससे कुछ और कह पाती तभी वहाँ पे हियोयुन आ जाती है और जैंग्युक उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे मेकर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद सोयुल उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या जिन्हों ने तुम्हारी मदद की है तुम्हारे माँ बाप ढूंढने में? वो कहती है कि हाँ, हम पहले से जानते हैं, ये बात तुम किसी और को मत बताना। तो सोयुल यहाँ पे समझ जाता है कि उसको जो भी जानता है जिन्होंने उसे मरवा देता है और उस लड़की ने सोयुल को जिंदा रखा हुआ है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। उसके बाद वो जैंग्युक को जाकर सब कुछ बता देता है कि जो भी उस लड़की को जानता है जिन्होंने उसे मरवा देता है। तो जैंग्युक कहता है कि शायद रानी उसके शरीर में जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में गुरुजी और पाक जिन उस खुफिया कमरे में जाते हैं जहाँ पे उस लेडी की डेड बॉडी मिलती है जिसे उसके बेटे ने मार दिया था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।
हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मोदी सबके लिए खाना बनाकर लाती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ये खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। उसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठे बोर हो रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का तलवारबाजी दिखाने लगता है और वो ऐसा करते करते अपना कंट्रोल ही तलवार पर से खो देता है, जिसके बाद उसे चोट लग जाती है। फिर ह्योयुन उसकी पट्टी करती है और वो लड़का कहता है कि मैं अपनी तलवार को संभाल ही नहीं पाया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। उसके बाद क्राउन प्रिंस उस तलवार को उठाकर देखता है तो उसके भी हाथ हिलने लगते हैं और वो उस तलवार को छोड़ देता है। तो ह्योयुन कहता है कि लगता है इस जगह पर ही गड़बड़ है। तो वो कहता है कि हमें अपनी तलवारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैंग्युक अपने साथ 2 तलवारें रखता था, एक अपनी और एक नाक्सु की। नेक्स्ट सीन में जैंग दिखाया जाता है जो कि जिनमियो के अड्डे पर जा रहा था। उसके बाद मोदयुक सोई के पास वापस आती है। सोई उससे पूछती है कि तू मेरे कमरे में नहीं गई? तो वो कहती है कि वहाँ तो सोयुल चला गया था। तो सोई डर जाती है कि वो लड़का सोयुल को मार देगा। सोयुल उसके कमरे की तरफ जा ही रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पर सोई आ जाती है। वो उसे अंदर जाने से रोकती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे देख पा रही हो? यहाँ पर सोई भूल ही गई थी कि वो अंधी होने का नाटक कर रही है। तभी वो लड़का आकर सोयुल पर हमला कर देता है। तभी ह्योयुन उसके ऊपर आग गिरा देती है और सोयुल को अपने साथ ले जाती है और उस आग का भी उस लड़के पर कोई असर नहीं होता। बाकी के लड़के भी उसे रोकने आते हैं, जिनमें से वो एक को मारकर उसकी एनर्जी ले लेता है। उसके बाद सोयुल को जैंग्युक और क्राउन प्रिंस के पास लाया जाता है और वो बताते हैं कि यहाँ पर आत्मा बदलने वाला आ गया है। और ह्योयुन उन्हें बताती है कि कोई वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर यहाँ पर जैंग्युक को मोदयुक की चिंता होने लगती है। वो उसे बचाने चला जाता है और उसके सामने वही लड़का खड़ा था। उसके बाद सोयुल को देखने मोदयुक आती है। वो जैंग्युक के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो उस आत्मा बदलने वाले से लड़ने गया है। उसके बाद वो जैंग्युक को बचाने वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी तलवार उठाती है और वो उस लड़के से लड़ाई करने चली जाती है और वो एक ही बार में उस लड़के को मार देती है। उसे मारने के बाद मोदयुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जैंग्युक से कहती है कि तुम जिंदा हो और यहीं हो, और जैंग्युक उसके पीछे ही खड़ा था। यहाँ पर जैंग्युक मोदयुक के पास आकर उससे किस कर लेता है। उसके बाद हमें 10 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बुयून, उसके पिता और जिनमियो उस बर्फीले पत्थर को ढूंढने गए थे। तो बुयून बोट को रोकने के लिए कहती है कि मुझे यकीन है कि वो पत्थर यहीं पर है, और बुयून वहीं पर रुककर उस बर्फीले पत्थर को पानी से निकाल देती है। जिनमियो उससे वो पत्थर मांगता है लेकिन वो उसे नहीं देती, जिसके बाद वो बुयून को पानी में धक्का देकर उस पत्थर को ले लेता है। उसका पिता उसे ढूंढने लगता है और अगली सुबह वो समुद्र के किनारे पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर उसे अपने साथ ले जाती है। वो अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी और बुयून का नाम तब से वो मोदयुक रख देती है। उसके बाद ह्योयुन कहती है कि सोयुल का बहुत ज्यादा खून बह गया है, वो बहुत खतरे में है, हमें खून चाहिए होगा। तो सोई सोचती है कि मेरे खून के अंदर भी जिन फैमिली का डीएनए है। दूसरी तरफ महाराज वो किताब को पढ़ता है, वो खाली थी। उसके बाद महाराज उस किताब को देखते हैं और उस फर्स्ट लीडर को याद करते हैं, जिससे उनमें कुछ अक्षर दिखाई देने लगते हैं और उसमें लिखा था कि वो बर्फीला पत्थर उसने कहीं पर छुपा दिया था। पाक चिन कहता है कि साफ पता चलता है कि वो पत्थर कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने उसे छुपाया था। पाक टेन और जिन चोई उसी गाँव में जाते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस गया था। जिन चोई कहती है कि महारानी हर महीने यहाँ पर आती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर जिन चोई के पिता दिख जाते हैं। जिन चोई के पिता एक दवाई लेकर उस जेल में चला जाता है जहाँ पर उसने एक औरत को बंद करके रखा है। अंदर उससे मिलने जाता है। वो कहती है तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं कि यह शरीर मेरी बहन का है और इसे जिंदा रहने के लिए आपको भी जिंदा रहना होगा। और हमें पता चलता है कि इस औरत के अंदर महारानी की आत्मा है और महारानी के शरीर में इस असली औरत की आत्मा है, जो कि वही औरत शामन चोई थी। नेक्स्ट सीन में जिन चोई की माँ खड़ी सोच रही थी कि मोदयुक ने उसे माँ क्यों कहा, कि क्या वो सच में उसकी बेटी है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे पाक चिन आकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें उन पत्थर के बारे में कुछ पता है। वो कहती है कि मैंने उसे पहली बार इस्तेमाल किया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पाक चिन कहता है कि मुझे पता है, वो पत्थर तुम्हें जैंग ने दिए थे। वो बताती है कि बुयून के पैदा होने से पहले वो जैंग के पास गई थी, क्योंकि बुयून को 13 महीने हो गए थे लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ था। जैंग ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, वो जन्म नहीं ले सकता। तो चिंचोई की माँ ने कहा था कि तुम्हारे पास वो बर्फीला पत्थर है, मैं सबको बता दूंगी वरना मेरी मदद करो। और वो उसकी बात मान जाता है और उसके घर की खुफिया कमरे में जाके उसे वो बर्फीला पत्थर दे देता है। उसके बाद जिनचोई के पिता उस जगह से वापस जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पे जिनचोई और पाक डेंग खड़े थे। उसके बाद पाक डेंग कहता है कि मैं समझ गया, इस औरत में महारानी की आत्मा है, इसलिए महारानी यहाँ आती है। तो जिनचोई के पिता पाक डेंग से लड़ाई करने लगते हैं। जिनचोई अपने पिता को रोकती है और उसके पिता हार मान लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किम दोजू देखती है कि दोहा की तस्वीर के पास कोई खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि जैंग था, और किम दोजू भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद क्राउन प्रिंस और एक लड़का मोदयुक को ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि वो आत्मा बदलने वाला लड़का मर चुका है। उसके बाद मोदयुक जैंग को बताती है कि उन बर्फीले पत्थर की एनर्जी से मेरे ऊपर सब कुछ धुंधला हो गया था, मुझे सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। तो जैंग कहता है कि वो बादल नहीं थे, वो बर्फीला पत्थर ही था। वो हवा, पानी और जमीन 3 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद सोइल वहाँ पर बेहोश पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था। तभी सोई वहाँ पर आती है और अपना हाथ काट कर अपना खून उसके अंदर डाल देती है। नेक्स्ट सीन में पाक डेंग पाक चिन से बता देता है कि महारानी की आत्मा किसी और औरत के अंदर है। तो पाक चिन कहता है कि ये सब महारानी और जिन्मियो ही कर रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, इन सब की शुरुआत एक मेगस ने ही की थी, वो चैंगयुक का पिता है, चैंगयंग। फिर पाक चिन महाराज से मिलने जाता है और वो कहता है कि मुझे आपसे शामन चोई के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। वो वही औरत है जिसने आत्मा बदलने वाला काम शुरू किया। तो महारानी ये बात सुनकर डर जाती है। उसके बाद पाक डेंग शामन
चोई और जिन चोई के पिता को वहाँ लेकर आता है। तभी वो औरत अपना चेहरा दिखाती है जो कि आधा जला हुआ था। वो महाराज से कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी। वो औरत कहती है कि मैं महारानी हूँ, आपकी पत्नी। तो महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि झूठ मत बोलो। तो पाक शिन कहता है कि आप सभी को मास्टर ली का डॉग तो याद ही होगा, इस कागज में उसी की आत्मा है। और फिर वो उसे छोड़ देता है और वो आत्मा महारानी को काटने लगती है और ये साबित हो जाता है कि महारानी झूठ बोल रही है। सैनिक महारानी को पकड़ने लगते हैं तो वो लेडी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरा शरीर है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। और महारानी चाकू लेकर अपने आप को मारने की धमकी देती है। दूसरी तरफ चिनचोई की माँ अपने पति से कहती है कि ये आपकी बहन है, इसलिए आप इसकी मदद कर रहे थे। जिसके बाद वो सबके सामने माफी मांगता है और वो अपने आप को चाकू मारकर आत्महत्या कर लेता है। महारानी हंसने लग जाती है और कहती है देखना तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। वो वहाँ पर आत्मा बदलने वाला पत्थर फेंकती है और सब कुछ धुआं हो जाता है। और दूसरी तरफ जैंग्युक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ बारिश करने की कोशिश करता है और हमें जैंग यांग दिखाया जाता है। आसमान का रंग बिल्कुल ही बदल गया था। और फिर जैंग यांग महल के अंदर आता है। जैंग यांग बताता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो महाराज से माफी मांगता है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ। गुरुजी कहते हैं कि अपनी बेटी से तो आखिरी बार मिल लो। तो जैंग यांग गुस्से में कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। उसके बाद जैंग यांग भी आत्महत्या कर लेता है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। फिर जैंग यांग अपनी शक्तियों की मदद से नीले आसमान में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बर्फीला पत्थर दिखाई देता है। फिर वो कहता है कि ये बस एक पत्थर है और कुछ नहीं। वो बर्फीला पत्थर चमकने लगता है, उसके आसपास कई सितारे भी चमकने लगते हैं। फिर सभी आसमान में देखकर कहते हैं कि वो देखो महाराज के तारों की शक्तियाँ। उसी वक्त जैंगिक देखता है कि उसके आसपास बारिश होने लगती है और आसमान में वो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था जिसे राजा का तारा कहा जाता है। और मास्टर ली भी उसे देखकर कहते हैं कि जैंगिक ने कर दिखाया। और सभी उस पैलेस के अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस खड़ा था और सभी क्राउन प्रिंस से कहने लगते हैं कि आप ही महाराज के तारों की शक्तियाँ हैं। और पाक चिन वहाँ पे साइड में खड़े जैंगिक को भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये सब जैंगिक ने किया है। और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हमें मोदी को दिखाया जाता है जो कि सोयुल के लिए काम किया करती थी। मोदी सोयुल से शुक्रिया कहती है। वो कहती है कि मुझे जैंगिक ने बता दिया था कि तुम जानते हो मेरे अंदर नाक्सु की आत्मा है, तुमने किसी को नहीं बताया और हमेशा मेरी मदद की। वो उसे उसकी बांसुरी लौटा देती है। उसके बाद पाक टैंग जैंगिक को उसके पिता की तस्वीर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिता हैं। इन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी यही कहा था कि तुम इनके बेटे नहीं हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जैंगिक कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कि मैं इनसे एक बार मिला था, मुझे याद है इनका चेहरा। नेक्स्ट सीन में मोदी को दिखाया जाता है जो कि दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। जैंगिक कहता है कि मैंने सुना था कोई दुल्हन तैयार हो रही है, मुझे नहीं पता था वो तुम हो। तो जैंगिक मोदी से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और मोदी और जैंगिक दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हमें जिनचोई के पिता को दिखाया जाता है जिन्हें बचा लिया गया था। जिनचोई की माँ कहती है मैं आपको माफ नहीं करूंगी, आपने जिन्मियों के साथ मिलकर ऐसा किया। नेक्स्ट सीन में जिन्मियो वही घंटी मंगवाता है जिसे शामन चोई यूज किया करती थी। जब उस घंटी को बजाया जाता था तो वो सारे लोग जिन्होंने अपनी आत्मा बदल रखी थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। और ऐसा ही कुछ सालों पहले नाक्सु के पिता के साथ हुआ था। वो भी उस घंटी की आवाज सुनकर सबको मारते जा रहे थे जिसके कारण मेगस ने उसे मारा था। नेक्स्ट सीन में हमें सोयल को दिखाया जाता है जो पाक टैंग की शादी के लिए सोनग्रिम शहर में वापस आया था, लेकिन अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। सोयल ये बात योयोन को बताता है कि दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। वो कहती है कि शायद ये सोई की वजह से हुआ है, उसने अपना खून तुम्हारे अंदर डाल दिया था, तुम ठीक तो हो गए थे लेकिन उसे बहुत गहरी चोट लग गई थी। वो उससे कहता है कि ये बात किसी को मत बताना कि मेरे अंदर उसका खून है। नेक्स्ट सीन में किम दोजू सबसे कहती है कि हमने नाक्सु के पिता को गलती से मार दिया था। तो पाक शिन कहता है कि इसका मतलब वो निर्दोष था। तो किम दोजू कहती है कि हाँ वो जिन्मियों के बस में था और वो उसी के कहे अनुसार सारा काम कर रहा था। जिनचोई की माँ कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए उसे मारा था। और जिन्मियों का आदमी उसे बताता है कि हमें शक है मोदी ही नाक्सु है और जिन्मियों को उसकी बात पे यकीन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मोदी बाजार से सब्जी लेने गई थी, जिन्मियों उसे देखने आता है और उस पर वो एक चीज छिड़क देता है। अगले सीन में सोई बुयोन के कमरे में जाती है। वो वही दवाई ढूंढ रही थी जो उसे जिनचोई के पिता ने दी थी। उससे वो दवाई मिल जाती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ जिनचोई की माँ आ जाती है। तो जिनचोई की माँ उसे कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सोई उसे वही कपड़ा देती है जो मोजुक पहना करती थी। सोई कहती है ये मुझे बुयोन ने दिया है, मैं उसे जानती हूँ, तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है और अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे मार देंगी। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंगयुक, सोयुल और पाक टैंग एक साथ शराब पी रहे थे। पाक टैंग बहुत खुश था क्योंकि कल उसकी शादी है। उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं और जब सोयुल वहाँ से बाहर जा रहा था तो उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है। तभी वहाँ पे जोयुल आती है और उसे एक कागज देती है, कहती है किसी ने ये आपके लिए भेजा है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक दवाई थी और उस पेपर पे लिखा था कि ये तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगी। नेक्स्ट सीन में किम दोजू और मोदिक दोनों शराब पीकर बातें कर रहे थे। जैंगिक उन्हें देख रहा था और शराब पीकर मोदिक से तो चला भी नहीं जा रहा था। तो जैंगिक उसे उठाकर उसे कमरे में ले जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए वरना सबको पता चल सकता है कि तुम नाक्सु हो। उसके बाद मोदिक सो जाती है। फिर उसे उसी घंटी की आवाज आने लगती है जिससे जिन्मियो बजा रहा था और अब वो उसे सुनकर पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। और अब पाक टैंग और जिनचोई की शादी होने वाली थी। जिनचोई बोट में आ रही थी। उसे देखकर उसकी माँ पाक टैंग से कहती है ऐसा पहली बार हुआ है कि जिन फैमिली पाक फैमिली में शादी कर रही है। उसके बाद मोदी को दिखाया जाता है जो कि जिन्मियो के पास गई थी। जिन्मियो उससे कहता है कि तुम मेरा आखिरी हथियार हो जिसे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ।
हूँ। वो मोदिक पर कुछ जादू कर देता है। मोदिक अपनी तलवार निकालती है और सोंगरिम शहर में चली जाती है। अगले सीन में जिनचोई की माँ उसे रिबन को लेकर सोच रही थी कि कहीं मोदिक ही तो उसकी बेटी नहीं। उसके बाद वो किम दोजू को आते देखती है और उससे पूछती है कि क्या मोदिक के पेरेंट्स जिंदा हैं। वो कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद मोदिक जिनचोई के घर पर आती है और वहाँ पे नौकरों की बात भी नहीं सुनती और सब पर हमला कर देती है। उससे लड़ने सैनिक आ जाते हैं। मोदिक के अंदर नाक्सु है जो पूरी सेना को हरा सकती है। वो उन सभी को बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी वहाँ पे जिनचोई के पिता आते हैं और कहते हैं कि तुम चैंगयूक की नौकरानी नहीं हो बल्कि कोई और हो। मोदिक उस पर भी हमला कर देती है। तभी वहाँ जिनचोई आकर उसे रोकती है। मोदिक उसे मारने आ रही थी और वो भी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती। तभी उसे बचाने वहाँ पर पाक डेंग आ जाता है, लेकिन वो उससे भी हराकर जिनचोई के पिता को मार देती है। उसके बाद जिनचोई डर जाती है और रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज सुनकर नाक्सु को भी अपने पिता की याद आती है। उसका शरीर भी पत्थर में बदलना शुरू हो गया था। जिनम्यू दोबारा उस घंटी को बजाने लगता है और वो फिर से हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाती है। वो उसे बजाते बजाते सोंगरिम पैलेस में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे नौकर आके कहता है कि मोदिक पागल हो गई है, वो सबको मार रही है। चैंगयूक और सोयुल ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिनम्यू कहता है कि तुम सब उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो नाक्सु है। अगले सीन में मोदिक पाक डेंग और जिनचोई पर भी हमला कर देती है। तभी वहाँ पे जिनम्यू के सैनिक आते हैं और मोदिक के साथ लड़ते लड़ते उसे जंगल में ले जाते हैं और सभी मेगस उसे रोकने के लिए जंगल में चले जाते हैं। चैंगयूक उसके सामने खड़ा था, लेकिन मोदिक उसे भी तलवार मार देती है। वो उसे गले लगाकर कहता है कि ये मैं हूँ चैंगयूक, और वो अपने होश में आती है तो वो देखती है कि उसने ये क्या कर दिया है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और मोदिक रोने लग जाती है। लेकिन तब तक चैंगयूक की मौत हो चुकी थी। उसे फिर से उसी घंटी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उसका शरीर भी पत्थर में बदलने लगा था और किम दोजू को पता चलता है कि चैंगयूक की मौत हो चुकी है तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। और जब ये बात क्राउन प्रिंस को पता चलती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके बाद पाक डेंग पार्चिन से बता देता है कि सोयुल जानता था कि वो नाक्सु है और सोयुल भी गुरुजी से माफी मांगता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम इस परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में जिनचोई कहती है कि उसने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे ढूंढकर मार दूंगी। उसकी माँ कहती है कि अभी नहीं, पहले हमें उसे बचाना होगा क्योंकि नाक्सु किसी और के शरीर में रह रही है और वो शरीर शायद मेरी बेटी का है। नेक्स्ट सीन में जिनम्यू महाराज से कहता है नाक्सु अभी भी जिंदा है। क्राउन प्रिंस पूछता है कि नाक्सु कहाँ है। जिनम्यू बताता है कि वो भाग गई है। फिर मोदिक जंगल में चली गई थी और दूसरी तरफ सोयुल को भी बहुत पछतावा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसके बाद चैंगयूक के शरीर को जला दिया जाता है और ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। उसके बाद मोदिक भी जंगल में एक खाई के पास खड़ी थी। वो कहती है अब मैं और जिंदा नहीं रह सकती। उसके बाद मास्टर ही कहते हैं कि चैंगयूक ऐसे ही नहीं मर सकता, वो राजा कितारो की शक्तियों से पैदा हुआ था। तभी जिस आग में चैंगयूक को जलाया जा रहा था वो आग ठंडी पड़ जाती है और वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और तभी उस धुएं में से चैंगयूक निकल के बाहर आता है जो कि जिंदा हो गया था और चैंगयूक बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हमें मोदिक को दिखाया जाता है जिसने पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही दो लड़कियां मोदिक को पानी से बाहर निकाल लेती हैं और यहीं पर ये पहला सीजन खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप इसका दूसरा सीजन भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।